चैप्टर 1 कॉलेज का पहला दिन। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज रेजिडेंटल कॉलेज से, जिसके गेट पर हमारा हीरो विराट खड़ा है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त नितिन का वेट कर रहा होता है, जिसकी हाइट 6.1 फीट, जिसने हमेशा की तरह सिंपल से कपड़े पहने हैं, वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स, पैरों में सिंपल से जूते। कॉलेज में आज बहुत चहल पहल है क्योंकि आज कॉलेज का पहला दिन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर बाहर हो रहे हैं। सभी के मुंह पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है, और खुश हो भी क्यों नहीं, आज उनका इतने बड़े कॉलेज में पहला दिन जो है। आज विराट को अपने एडमिशन की प्रोसेस पूरी करनी है। तभी विराट अपना मोबाइल बाहर निकलता है और नितिन को कॉल लगाने लगता है। 2 रिंग के बाद नितिन कॉल उठाता है। तब फोन के इधर से विराट बोलता है, कहाँ है भाई, मैं तेरा कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहा हूँ। तब फोन के उधर से नितिन की आवाज़ आती है, थोड़ा मुड़ के देख भाई, तेरे पीछे खड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नितिन जो कि अभी टैक्सी से नीचे उतर रहा है, उसने आज और दिन की बजाय थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बालों में वैक्स लगा के बालों को खड़ा किया हुआ है। नितिन को अच्छे दिखने का बहुत शौक है, भले ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना बनी हो, क्योंकि नितिन थोड़ा सा मुंहफट है और वही हमारा हीरो उतना ही शांत। नितिन विराट के पास आता है और बोलता है, नितिन भाई ज़्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना, क्या है कि आज कॉलेज का पहला दिन है तो तू समझता है ना यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट। हाँ बस मैं समझ गया, अब चल पहले अपना काम कर लेते हैं। विराट नितिन को बीच में ही रोकते हुए बोलता है। तब नितिन बोलता है, ठीक है भाई चल, और दोनों दोस्त कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट की ओर चल देते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि एडमिशन वाली खिड़की पर एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। आसपास बहुत लोग भी खड़े हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स के घर वाले हैं। सभी बहुत खुश हैं आज और थोड़े निराश भी, क्योंकि आज उनका पूरा दिन यही खराब होने वाला है। नितिन बोलता है, ले भाई, लगता है आज का दिन तो यही खत्म होने वाला है। नितिन की इस बात पर विराट बोलता है कि ये सब तेरी ही करनी का फल है भाई। विराट की इस बात पर नितिन थोड़ा सा मुस्करा कर रह जाता है। तभी नितिन की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसी एडमिशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में खड़ा था, जिसने चपरासी की वर्दी पहनी होती है, जिसके सफ़ेद बाल, मुंह पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी है। उसे देखकर नितिन सोचने लगता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है। तभी नितिन उस आदमी की ओर इशारा करते हुए विराट से बोलता है कि हे विराट, उधर देख, ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। उसकी बात सुनकर विराट उस तरफ देखता है और देखते ही विराट को याद आ जाता है कि ये तो वो आदमी है जिसे कुछ दिन पहले विराट ने एक एक्सीडेंट होने से बचाया था। ये बात विराट नितिन को बताता है तो उसे भी याद आ जाता है। ये सोचकर नितिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। नितिन विराट से बोलता है कि विराट, हम इन्हीं अंकल की हेल्प लेते हैं ना। पर इस बात पर विराट कोई जवाब नहीं देता। पर नितिन कहाँ रुकने वाला था, वो उस अंकल के पास जाता है और बोलता है, कैसे हो अंकल जी। वो अंकल, जिनका नाम रामू सैन था, वो नितिन की तरफ देखते हैं और कुछ सोचकर बोलते हैं, ओह बेटा तुम हो, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो और तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अंकल जी को कुछ दिन पहले हुई घटना याद आ जाती है। अंकल रामू सैन उस शाम अपने किसी काम से घर से बाहर मार्केट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी तेज स्पीड में हॉर्न बजाते हुए आती है। उनकी आंखों के सामने गाड़ी की तेज लाइट की वजह से अंधेरा हो जाता है। सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर राजू सैन बहुत घबरा जाता है। उसके पैर वही जम जाते हैं, ना तो वो कुछ बोल पाता है और न ही हिल पाता है। तब वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और इंतजार करने लगता है, लेकिन वो गाड़ी उसे टक्कर मारती उससे पहले एक लड़का आता है। अंकल जी को अपनी तरफ खींच लेता है। वो लड़का कोई और नहीं विराट होता है। विराट के साथ उसका दोस्त नितिन भी होता है। विराट उस अंकल से पूछता है, अंकल जी आप ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी। अंकल जी घबराए हुए धीमी आवाज में बोलते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब अचानक अंकल जी अपने सपने से बाहर निकल आते हैं और एडमिशन ऑफिस में खड़े हुए नितिन को सवालिया निगाहों से देखते हैं। उनकी बात सुनकर नितिन बोलता है कि मैं बढ़िया हूँ और मेरा दोस्त भी बढ़िया है। नितिन विराट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। विराट को देखकर अंकल जी के मुंह पर मुस्कान आ जाती है। अंकल जी उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो। अंकल जी की बात सुनकर नितिन बोलता है, अंकल जी पढ़ते तो नहीं है, पर अब से पढ़ने वाले हैं। नितिन की बात सुनकर अंकल जी बोले, क्या तुम दोनों पढ़ने वाले हो। अंकल जी विराट की तरफ देखते हुए बोलते हैं। कोष्टक विराट अंकल जी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये सुनकर अंकल जी भी खुश हो जाते हैं। तभी नितिन बीच में बोल पड़ता है, अंकल जी क्या आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो। तो क्या हेल्प लेने वाला था नितिन, और क्या अंकल जी नितिन की हेल्प कर पाएंगे, और फिर क्या मदद लेगा विराट। विराट मीट या मिनी। नितिन की बात सुनकर अंकल जी पूछते हैं, बताओ क्या हुआ, मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नितिन बोलता है, अंकल जी आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है, तो हम नहीं चाहते कि आज का दिन ऐसे लाइन में लगे लगे निकल जाए, आप हमारी इसमें कोई मदद कर सकते हैं क्या। नितिन झिझकते हुए बोलता है। नितिन की बात सुनकर अंकल जी मुस्कराने लगते हैं और बोलते हैं, इसकी चिंता मत करो, इतनी हेल्प तो कर सकता हूँ, आज का दिन खराब नहीं होने दूंगा।
अंकल जी की बात सुनकर नितिन बहुत खुश हो जाता है। फिर अंकल जी दोनों से उनको डॉक्यूमेंट लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, ये लो रसीद, तुम दोनों का काम हो गया। अंकल जी आगे बोलते हैं, पहले रसीद लेकर हॉस्टल वार्डन के पास जाके रूम अलॉट करवा लेना, वो मेरा दोस्त है। तुम बोलो तो कॉल कर दूँ। तभी नितिन तपाक से जवाब देता है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा अंकल जी, वहाँ भी हमारा टाइम बच जाएगा। अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। विराट, शुक्रिया अंकल जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोल के दोनों दोस्त वहां से निकलकर हॉस्टल की ओर निकल जाते हैं। वहां जाके हॉस्टल वार्डन से मिलते हैं, जिसके पास अंकल जी का कॉल आ गया था, जिससे उन्हें रूम अलॉट करने में कोई परेशानी नहीं आती। फिर नितिन बोलता है कि विराट, मैं अपने पापा को कॉल करके बता देता हूँ कि हमारा सारा काम फिनिश हो गया है, तुम भी अपने अंकल को बता दो। नितिन कॉल करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। तब विराट अपने अंकल को कॉल करते टाइम अपनी सोच में घूम हो जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में मैं ही ऐसा क्यों हूँ जो इतना अभागा है, जो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं जानता। असल में विराट बचपन से ही अनाथ होता है, जिसे उसके अंकल ने पाल पोष के बड़ा किया है। उसके अंकल ही है परिवार के नाम पर। अब विराट अपने अंकल को ही अपना सब कुछ मानता है। तभी विराट ख्वाब से निकलकर बाहर आता है और देखता है कि उसके अंकल ने कॉल उठा ली है। इधर से विराट उन्हें बताता है कि अंकल सब कुछ ठीक है, मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ, आप कैसे हो। उद्धरण चिन्ह। उधर से आवाज आती है, बेटा मैं भी ठीक हूँ, अच्छा है तू टाइम से पहुंच गया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, टाइम से खाना, ठीक है। अंकल की चिंता देखकर विराट भी भावुक हो जाता है। ये पहली बार था जब वह अपने अंकल से दूर आया था। विराट बोलता है, ठीक अंकल जी, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखना। ये बोलकर विराट कॉल काट देता है, क्योंकि विराट भावुक होकर अपने अंकल को परेशान नहीं करना चाहता। उसी टाइम नितिन भी अपने पापा को बताकर आ जाता है। फिर दोनों दोस्त कॉलेज को घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है जो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे हैं। उन्हें देखकर विराट सोचता है कि ऐसे लोग सभी जगह मिल जाते हैं। उन्हें देखकर विराट को गुस्सा तो आता है, पर वो सोचता है कि कॉलेज के पहले ही दिन लड़ाई अच्छी नहीं है। तभी विराट की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर विराट सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है, इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। विराट को उसकी तरफ एक खींचा सा महसूस होता है, पर फिर विराट उसे इग्नोर कर देता है। तब नितिन बोलता है कि भाई भूख लगी है, चल कुछ खाकर आते हैं। तब विराट भी हाँ में सिर हिलाकर सहमति देता है और दोनों कॉलेज की कैंटीन की ओर चल देते हैं। दोनों खिड़की पर जाकर खाने के लिए अपनी अपनी पसंद का लाते हैं, लेकिन कैंटीन में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो सीट देखते हैं। तभी विराट की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले दिखी थी। बहुत लड़के भी उस लड़की की तरफ देखकर बात कर रहे थे। एक ने बोला, यार कितनी सुंदर लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी दूसरा बोलता है, अरे भाई ये मेरी है, इस पर नज़र मत डालो। तीसरा बोलता है, सपने देखना बंद करो, वो इतनी सुंदर है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड होगा। लड़के इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी विराट ने मन बना लिया कि इस लड़की से बात करनी है। विराट उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। विराट नितिन से बोलता है, चल उस सामने वाली टेबल पर चलते हैं। नितिन भी उस लड़की की सुंदरता को देखकर सोच में पड़ जाता है और दोनों उसी टेबल की ओर चल देते हैं। उस टेबल के पास पहुंचकर विराट उस लड़की से बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। वो लड़की भी विराट को देखकर सोच में पड़ जाती है। पता नहीं वो विराट के बारे में क्या सोचती है, पर वो विराट की ओर देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो नितिन और विराट उस टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही स्टूडेंट्स फिर से बातें करने लग जाते हैं। पहला बोलता है, क्या हिम्मत है लड़के की, सीधा सुंदरी के पास चला गया। बाकी के लड़के विराट और नितिन को जलन भरी निगाहों से देखते हैं और फुसफुसाते हैं, लेकिन विराट पर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनहफट होने के कारण नितिन खाते हुए उस लड़की से बोलता है, हाय मेरा नाम नितिन है और इसका नाम विराट। तब वो लड़की भी उनको हाय बोलते हुए अपना नाम यामिनी राय बताती है। फिर खाना खाते हुए वो बात करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यामिनी भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। फिर पता चलता है कि वो भी उसी डिपार्टमेंट में है जिसमें विराट और नितिन है। उन लोगों का खाना खत्म होने पर वो जाने लगते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जब विराट यामिनी से हाथ मिलता है तो उसे एक बिजली का झटका सा लगता है, तो अचानक विराट अपना हाथ हटा लेता है। तब यामिनी सोचती है कि से मैंने जो सोचा वो सही था। उधर विराट भी सोच में पड़ जाता है कि हाथ मिलाने पर उसे झटका क्यों लगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें भी कोई राज है? क्या विराट पता कर पाएगा यामिनी का सच? और को थी यामिनी विराट की जासूसी? हाथ में बिजली का झटका लगते ही विराट सोचने लगता है कि ये मेरा वहम है या कोई और बात है। बस सोचते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए नितिन के साथ निकल जाता है। पर इधर यामिनी सोच में पड़ जाती है। यामिनी सोचती है कि मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत, ये जानने के लिए बस एक ही तरीका है, मुझे इस लड़के के बारे में और भी जानना होगा। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये है कौन, मुझे ये हमारे जैसा लगता है। ये सब सोचते हुए यामिनी अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है। कॉल उठते ही यामिनी बोलती है, मुझे एक काम है तुमसे, मैं तुम्हारा अपने अड्डे पर वेट करूंगी। ये बोलकर यामिनी कॉल काट देती है और निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ विराट अपनी सोच में खोया रहता है और सोचता है कि यामिनी कौन है।
मुझे उसे छूते ही झटका क्यों लगा। ये सब सोचते हुए नितिन के साथ विराट हॉस्टल में आ जाता है। हॉस्टल में आते ही उसे उनके रूम में 2 लड़के मिलते हैं जो कि उनके रूममेट थे, जिनमें से एक का नाम राज शर्मा जिसने ब्लैक कलर की शर्ट, वाइट कलर का जीन्स पहन था, घुघराले वाल। दूसरे लड़के का नाम कुलदीप नायर जिसने ब्लू कलर का जीन्स और ग्रे कलर की शर्ट पहनी थी। जैसे ही विराट और नितिन रूम के अंदर आए तो उन्होंने हंसते हुए दोनों का स्वागत किया। विराट और नितिन ने भी हंसते हुए अपना अपना इंट्रोड्यूशन दिया। थोड़ी ही देर में चारों घुल मिल गए। तब कुलदीप ने बोला, भाई अच्छा हुआ, मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं कैसे रूममेट मिलेंगे, मेरी एक चिंता तो खत्म हो गई। कुलदीप की बात सुनकर चारों हंसने लगे। तभी नितिन बोला, भाई लोगों, आज फर्स्ट मीटिंग की पार्टी होनी चाहिए। हमारे नितिन महाराज बड़बोले जो है। राज की बात सुनकर नितिन ने भी हंसते हुए कहा, सही बोला भाई। लेकिन विराट किसी और सोच में था। विराट को सोच में देखकर नितिन ने पूछा, विराट कहाँ खो गया। विराट, कहीं भी नहीं यार, मेरा मन नहीं है। कुलदीप, भाई यार ऐसे नहीं चलेगा, आज तो चलना पड़ेगा। नितिन, हाँ चल ना यार। फोर्स करने पर विराट मान जाता है और वो चारों पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। उसी टाइम कॉलेज से 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें यामिनी राय बैठी हुई थी। उस सुनसान जगह पर एक खंडर जैसी दिखने वाली एक हवेली थी जो राय परिवार के अंडर में आती है। यामिनी गाड़ी से उतरकर उस हवेली में घुस जाती है। अंदर का नज़ारा बाहर के नज़ारे से बिल्कुल अलग था। अंदर से हवेली पुराने राजा महाराजाओं जैसी लग रही थी, लेकिन एक बात अलग थी, उस हवेली में को पेंटिंग लगी थी, वो अलग अलग खूंखार जानवरों की थी जिन्हें देखने भर से कोई भी इंसान की रूह कांप जाए। यामिनी अंदर जाकर हाल में रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ एक लड़का खड़ा होता है, वह बोलता है, हेलो मैडम, बोलिए क्या काम है। वो लड़का विराट के कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जिसका नाम शंकर सिंह था। उसकी कॉलेज में अच्छी चलती थी, उसका परिवार राय परिवार के लिए ही काम करता है। उसकी बात सुनकर यामिनी ने बोला, मुझे एक लड़के की जानकारी चाहिए, उसकी पूरी कुंडली निकल के मुझे एक दिन में देनी है। यामिनी की बात सुनकर शंकर सिंह ने बोला, कौन है वो लड़का, आपसे कुछ झगड़ा हुआ है क्या उससे। यामिनी ने कहा, जितना बोला है उतना करो। शंकर सिंह, ठीक है, सॉरी। यामिनी ने बताया कि उस लड़के का नाम विराट है, इसी साल तुम्हारे कॉलेज में आया है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। शंकर सिंह चुपचाप हवेली से निकल कर जाता है, पर वह अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाता है कि आखिर कौन है वो। इधर यामिनी भी सोचती है कि बस एक दिन फिर तुम्हारी कुंडली मेरे हाथों में होगी। और यामिनी भी बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। उधर विराट और उसके रूममेट्स को पार्टी करते हुए काफ़ी देर हो जाती है तो विराट बोलता है, अब चलते हैं वरना हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। ये सुनकर बाकी दोस्त भी न चाहते हुए हॉस्टल की ओर निकल जाते हैं। हॉस्टल पहुंचकर सभी अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन विराट को नींद नहीं आती, वो यामिनी के बारे में सोचता रहता है। फिर देर रात तक सोचते सोचते उसे भी नींद आ ही जाती है। अगली सुबह चेहरे पर धूप पड़ने के कारण विराट की नींद खुल जाती है। वह जाग कर देखता है कि नितिन और बाकी दोनों भी जाग गए हैं और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुलदीप ने ब्रेकफास्ट भी बनाकर तैयार रखा है। विराट को जागता देख नितिन बोलता है, जाग जाओ महाराज, कॉलेज नहीं चलना क्या। उसकी बात सुनकर विराट जल्दी से खड़ा होता है और फ्रेश होने और तैयार होने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर चारों ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में आज बहुत ही चहल पहल थी, स्टूडेंट्स अपनी अपनी मनगी कारों में आ रहे थे, उन्हीं में से यामिनी राय भी थी। जैसे ही यामिनी की नज़र विराट पर गई, वह हंसकर विराट को हाय बोलती है। विराट भी उसकी तरफ सिर हिला देता है। ये देखकर कुलदीप, राज के साथ साथ वहाँ खड़े हुए लड़के भी चौंक जाते हैं और फुसफुसाकर बात करने लगते हैं। अरे ये लड़का कौन है जिसे खुद यामिनी राय हाय बोल रही है। दूसरा बोलता है, अरे ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तभी तीसरा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, देख तो सही ये लड़का किस एंगल से यामिनी का बॉयफ्रेंड दिख रहा है। तभी पहले ने बोला, हाँ सही बोल रहा है भाई, लेकिन ये लड़का है कौन। ऐसी बातें हो रही थी, उन्हें इग्नोर करते हुए विराट अपनी क्लास की ओर चला जाता है। तभी कुलदीप विराट से पूछता है, भाई कॉलेज आते ही शुरू हो गया, और बोलते हुए हंसने लगता है। मौके पर ही राज बोलता है, अरे भाई तुम्हें पता भी है कौन थी वो, अगर तुझे पता होता तो नहीं बोलता ऐसा। राज की बात सुनकर बाकी तीनों सवालिया नजरों से राज को घूरने लगते हैं। आखिर कौन थी यामिनी, और क्या शंकर सिंह पता लगा पाएगा कुछ विराट के बारे में। क्लास इंट्रोडक्शन। किसी के कुछ नहीं बोलने पर राज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि यामिनी देहरादून के सबसे बड़े बिजनेसमैन अमर सिंह राय की बेटी है, जिनकी ब्रांच की एक शाखा दिल्ली में भी है। राज की बात सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। विराट भी सोचने लग जाता है कि ये इतने बड़े बाप की बेटी है तो इसके पीछे तो बहुत अमीर घर के लड़के पड़े होंगे, फिर ये मुझमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। तभी विराट इन बातों को इग्नोर करके बोलता है, चलो छोड़ो, हमें क्या करना, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ाई में ध्यान दो। मैं तो अब वैसे भी नहीं सोच सकता उसके बारे में, वैसे भी मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरी पढ़ाई के लिए चाचा जी ने बहुत मेहनत की है, मैं उनकी मेहनत को किसी लड़की के चक्कर में खराब नहीं कर सकता। विराट की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और क्लास में चले जाते हैं। क्लास में पहुंचकर चारों पीछे की तरफ बैठ जाते हैं और टीचर के आने का वेट करते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद एक टीचर अंदर आती है। उसे देखकर सभी के मुंह पर ताला लग जाता है। सभी लड़के आंखों में चमक लिए हुए और लड़की आंखों में जलन से टीचर की ओर देखती है। टीचर, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी, डार्क पिंक लिपस्टिक, हाई हील्स के सैंडल, खुले बालों से डेस्क पर आकर रुकती है और बोलती हैं, हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूनम सोलंकी, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। टीचर की मीठी सुरीली आवाज़ सुनकर सभी लड़कों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तभी टीचर पूनम आगे बोलती है, आज कॉलेज की क्लास का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आप सभी को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देने वाली। टीचर की बात सुनकर सभी लड़के खुश हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, थैंक यू मैम। तब टीचर बोलती है, तो आज हम एक दूसरे की पहचान जानते हैं। ये सुनकर सभी लड़के एक्साइटेड हो गए और टीचर के बोलने पर एक एक करके आगे डेस्क पर आकर पहचान देने लगे। उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, हाय मेरा नाम है अरुण शास्त्री। ये सुनकर लड़के लड़की कानाफूसी करने लगे, अरे ये वही अरुण शास्त्री तो नहीं है जिनकी शास्त्री इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी है। एक लड़की बोलती है, अरे हाँ ये तो वही है, मैंने इसका फोटो देखा है। दूसरी भी हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद धीरे धीरे सभी लड़के अपनी पहचान देने लगते हैं। कुछ देर बाद हमारे हीरो विराट का भी नंबर आ जाता है। विराट डेस्क पर जाकर बोलता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर आया हूँ। इतना सुनते ही कुछ लड़के हंसने लगते हैं जो कि अच्छी फैमिली से पढ़ने आए होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ओए टीचर, बस इतना ही बहुत है, बैठ जा। ये सुन के वो लड़के और भी जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। ये सुन के नितिन को गुस्सा तो आता है पर कुछ बोल नहीं पाता। विराट भी ये सुनकर चुप हो जाता है। हालांकि पूनम टीचर सभी को साइलेंट कर देती है। उसी टाइम यामिनी राय भी क्लास में एंटर करती है, जिसे देखकर अरुण भी चुप हो जाते हैं और यामिनी को देखने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर विराट अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। यामिनी आगे चलकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। नितिन विराट के कंधे पर हाथ रख के उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, पर विराट को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ताने तो बचपन से सुनता आ रहा है। फिर दोबारा से सभी लड़के अपना अपना इंट्रोड्यूशन देते हैं। फिर पूनम मैम यामिनी से भी अपना इंट्रोड्यूशन देने को बोलती है। यामिनी डेस्क पर जाकर बोलती है, मेरा नाम यामिनी राय है और इससे आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के अपनी सीट पर आके बैठ जाती है। ये सुनकर लड़के लड़की यामिनी के बारे में बातें करते हैं। जो यामिनी के बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि यामिनी का परिवार कितना खतरनाक है। वो तो चुप रहते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो बोलते हैं, यार कितनी घमंडी लड़की है ये। तभी दूसरा बोलता है, घमंड तो होगा ही, कितनी सुंदर है ये। ऐसे ही बातें होती है। उधर अरुण शास्त्री भी यामिनी को बड़े गौर से देखता है और सोचता है कि इसे तो मैं पाकर रहूंगा, कितनी हॉट है ये। अरुण ने अब तक यामिनी राय का नाम सुना होता है, देखा पहली बार। यामिनी को देखकर अरुण दिल भी फिसल जाता है। वो मन ही मन सोच लेता है, अब तो इसे पकड़ के रहूंगा। यामिनी एक बार तिरछी निगाहों से एक बार विराट की तरफ देखती है और सीधी बैठ जाती है। उधर विराट भी यामिनी को देख रहा होता है। वैसे अभी तक हमारा हीरो सिंगल रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। वो इन सब बातों में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। लेकिन यामिनी को देखकर वो सोचने लगता है, इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन विराट अपने विचारों को साइड करके अपना ध्यान आगे लगाता है। इसी समय यामिनी के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, जिसे देखकर यामिनी थोड़ा मुस्कुरा जाती है और मोबाइल अपने बैग में रख देती है। क्लास खत्म होने पर यामिनी अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। इधर विराट भी अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की ओर जाता है, क्योंकि वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। लाइब्रेरी में पहुंचकर सभी दोस्त पढ़ने लगते हैं, लेकिन नितिन का मन पढ़ाई में नहीं होकर सामने बैठी एक लड़की पर होता है, जिसने पिंक सूट पहना होता है। वो बार बार अपने गाल पर आए बालों को पीछे कर रही है और पढ़ रही है। उस लड़की का नाम कल्पना था, जो कि कॉलेज की टॉप सुंदर लड़की थी। नितिन को उस लड़की को देखते हुए एक लड़का देख लेता है। वो अपना मोबाइल निकलकर किसी को एसएमएस करता है और नितिन को घूरने लगता है। तो कौन था ये लड़का और इसने किसे एसएमएस किया? आखिर यामिनी को किसका एसएमएस आया? और अब आगे क्या होने वाला है? विराट की लाइफ में गलतफहमी। नितिन उस लड़के के गुस्से से बेखबर अपने सामने बैठी कल्पना को देखता रहा। जब नितिन के दोस्त और विराट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो विराट ने कहा, अरे भाई लोगों, किसी को भूख लगी है क्या? क्योंकि मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। बाकी दोस्तों की सहमति से सबने किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का मन बना लिया, तो वो सभी खाने के लिए निकल गए। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तो अपनी मस्ती में कॉलेज से बाहर निकल गए। उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई और सभी दोस्त बैठकर निकल गए। लेकिन वो लाइब्रेरी वाला लड़का भी अपनी कार में विराट की टैक्सी का पीछा कर रहा था। और उधर कॉलेज से 8 किलोमीटर दूर यामिनी राय अपने अड्डे पर आ गई। वहाँ उसका शंकर सिंह वेट कर रहा था। यामिनी वहाँ पहुँचते ही गाड़ी से बाहर निकली और शंकर सिंह के पास आ गई। शंकर सिंह के पापा को यामिनी के पापा ने उसकी सेफ्टी और खबर रखने के लिए बोल रखा था। यामिनी को देखते ही वो खड़ा होकर उसको ग्रीट करता है। तब यामिनी उससे पूछती है, तो बताओ क्या पता लगाया तुमने? तब शंकर सिंह बोलता है कि विराट दिल्ली के पास ही एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार में सिर्फ उसका अंकल है और बाकी की ऐसी ही बेसिक जानकारी दी।
तब यामिनी कुछ सोचते हुए बोलती है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, किसी से बोल के उसका पीछा करने को कहो, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। यामिनी की बात सुनकर शंकर सोचने लग जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं सका, बस इतना ही कहा ठीक है। इतना बोलकर शंकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर विराट अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जो कि 3 स्टार होता है। हालांकि विराट कभी मनगे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गया था, तो उसके चेहरे पर आई चिंता को देखकर कुलदीप बोलता है, भाई आज का खाना मेरी तरफ से। ये सुनकर बाकी रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर सभी अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वेटर को बुलाकर सभी अपना अपना ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन बोलता है, भाई लोगों में अभी वॉशरूम से होके आता हूँ, मेरा वेट करना होके। ऐसा बोलकर नितिन वॉशरूम की ओर जाता है। नितिन वॉशरूम में फ्री होके बाहर निकलने वाला होता है, तभी 2 लड़के उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तब नितिन उनसे पूछता है, भाई क्या हुआ? उनमें से एक लड़का बोलता है, तू कुछ ज्यादा उड़ रहा है बेटा, मत उड़ इतना। नितिन सोचने लगता है, क्या बोल रहा है ये और कैसे उड़ रहा हूं मैं? तभी दूसरा लड़का बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई कल्पना को घूरने की, तुझे पता भी है कौन ही वो? नितिन, भाई कौन कल्पना? मैं किसी कल्पना को नहीं जानता। दूसरा लड़का, अच्छा अब तुझे पता भी नहीं है कौन कल्पना? लाइब्रेरी में तो उसे घूर घूर कर देख रहा था। तभी नितिन को लाइब्रेरी वाली लड़की याद आती है। फिर नितिन बोलता है, भाई कोई गलतफहमी हो गई है शायद आपको, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी पहला लड़का बोलता है, हम इससे बहस क्यों कर रहे हैं, भाई ने इसे सबक सीखने के लिए बोला है। दूसरा लड़का सहमति में सिर हिलाते हुए नितिन की ओर बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ते देख नितिन घबरा जाता है, उसने माथे पर पसीना आने लगता है। नितिन चिल्लाकर विराट को बुलाना चाहता था, पर उससे पहले ही पहले लड़के ने नितिन के मुंह पर जमकर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही नितिन के मुंह में ही उसकी आब्ज दब जाती है और उसके मुंह पर 5 उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। फिर दूसरा बाला लड़का भी नितिन को धक्का दे देता है, तो नितिन का सिर दीवार से लग जाता है, उसके सिर से थोड़ा खून आने लग जाता है। तभी अचानक वहां विराट आ जाता है। विराट बाहर बैठा हुआ सोचने लगता है कि क्या हुआ, नितिन अभी तक आया नहीं है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तभी वो राज को बोलकर वॉशरूम की ओर आ जाता है। अंदर का नज़ारा देख के विराट का भी सिर घूमने लग जाता है। फिर वो जल्दी से नितिन के पास जाता है, उसे उठाते हुए पूछता है, क्या हुआ नितिन? पूछते हुए विराट को खून दिखाई देता है। वह खून की तरफ अजीब सी निगाहों से देखता है। विराट को खून से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आती है। फिर नितिन विराट का ध्यान तोड़ते हुए नितिन बोलता है, पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी लड़की को देखा था, बस उसी के लिए ये लोग पीटने आ गए। तभी वो पहला लड़का बोलता है जिसने नितिन को थप्पड़ मारा, अबे ओए निकल यहाँ से तू, विराट की तरफ इशारा करते हुए, तू भी मरना चाहता है क्या? ये सुनकर विराट को गुस्सा आ जाता है। ऊपर से नितिन के सिर से आती हुई खून की मदहोशी में विराट बोलता है, अगर सालों तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। विराट की बात सुनकर नितिन भी भौचक्का का रह जाता है और विराट की तरफ घूर के देखता है। तभी वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं। तभी पहला लड़का बोलता है, इसे भी मजा चखाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर विराट को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों सुर्ख लाल हो जाती है, पूरी बॉडी कस जाती है। विराट को इस हाल में देखकर नितिन भी घबरा जाता है और विराट से थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी गुंडे लड़कों में से एक लड़का विराट पर हाथ उठा देता है, पर जो हुआ उसे देखकर वो दोनों लड़के भी भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि विराट के थप्पड़ पड़ने से विराट को तो कुछ नहीं होता है, पर उस लड़के के हाथ की हड्डी चटकने की आवाज़ जरूर सुनाई देती है। अब विराट को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में पहले गुंडे को एक घूंसा मार देता है, जिससे वो गुंडा उड़ता हुआ दीवार पर जाकर गिरता है। उस लड़के के दीवार पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। आखिर क्या हुआ था विराट को? उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? और क्यों यामिनी विराट का पीछा करवाना चाहती है? क्या विराट ने अपना पहला दुश्मन बना लिया? यामिनी हुई नाकाम। जैसे ही एक गुंडा दीवार पर जाकर गिरा, पहले वाले गुंडे के छक्के छूट गए। वह खड़ा खड़ा कांपने लगा और अचंभे से विराट की तरफ देखने लगा। यही हाल विराट के पीछे खड़ा नितिन का हो रहा था। तभी अचानक विराट बेहोश होने लगता है, तो नितिन उसे सहारा देकर पकड़ लेता है। इस बात का फायदा उठाकर पहले वाला गुंडा दूसरे गुंडे को उठाकर भाग जाता है, क्योंकि उसे भी पता है अब लड़ने से ज़्यादा अपने साथी की जान बचाना है। तभी कुलदीप और राज भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें भी चिंता होने लगती है जब नितिन और विराट वापस न आए तो। अंदर आकर उनका हाल भी बेकार हो जाता है। अंदर आने पर नितिन जो हुआ उसे उन्हें बताने लगता है। फिर वो दोनों नितिन और विराट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में बेहोश विराट को एडमिट कराया जाता है और नितिन अपने सिर की पट्टी करवाता है। उसके बाद तीनों विराट के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर नितिन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ है विराट को, कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से चक्कर आ गया और कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। पर नितिन को नॉर्मल नहीं लगता। वह सोचता है कि विराट के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही उसे कभी ऐसा गुस्सा आया है, ना ही उसने कभी लड़ाई की। कोई बात तो है जो मुझे नहीं पता। इसी टाइम दूसरी ओर यामिनी को एक झटका लगता है। फिर वह अपने आप से बोलती है, ये क्या हुआ, मेरी आत्मा का हिस्सा वापस कैसे आ गया?
मैंने तो इस छाप को विराट की आत्मा पर छोड़ा था जिससे मुझे उसका राज पता चल जाए, लेकिन ये हुआ कैसे? आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कि मेरी आत्मा का हिस्सा मेरी मर्जी के बिना अपनी जगह से वापस आ जाए। रेस्टोरेंट में हाथ मिलाते टाइम यामिनी अपनी आत्मा की एक छाप विराट की आत्मा पर छोड़ आती है जिससे वो विराट के बारे में जान सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण था उस टाइम विराट में बिजली का कट लगने का। यामिनी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन विराट की और जानकारी निकलने के बारे में सोचती है। शाम के 6 बज चुके थे तभी इधर विराट को हॉस्पिटल में होश आता है। उसी के पास नितिन बैठा हुआ है। विराट के होश में आते ही नितिन पूछता है, कैसा है तू? कैसा लग रहा है तुझे? कोई परेशानी तो नहीं है? विराट के जागते ही नितिन उस पर सवालों की बौछार कर देता है। विराट, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? और उन गुंडों का क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नितिन, मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या सच में कुछ याद नहीं है? विराट, मुझे इतना याद है कि तू डरा सहमा सा बाथरूम में बैठा था, वहाँ 2 लड़के और थे, तूने बताया कि किसी गलत फहमी की वजह से तेरे और उनके बीच में लड़ाई हो गई। नितिन विराट की बात सुनकर सोचने लगता है, इसे याद क्यों नहीं है, पर मुझे तो बताना होगा कि क्या हुआ वहाँ पर। फिर नितिन सभी बातों को विराट को बता देता है, गलत फहमी वाली बात भी और जो विराट के द्वारा उस गुंडे की पटाई की भी। नितिन की बात सुनकर विराट भी कुछ याद करने लगता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। दिमाग पर जोर देने की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है। विराट को अपने दिमाग पर जोर देता देख नितिन बोलता है, रहन दे भाई, अभी ठीक हो, पहले बाद में सोचते हैं इस बारे में। विराट भी नितिन की बात मानकर शांत हो जाता है और सोचना बंद कर देता है। तभी वहां राज और कुलदीप आ जाते हैं जो कि कुछ खाने और विराट एवं नितिन के लिए कुछ खाना लाने के लिए चले गए थे। विराट को होश में देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। माहौल अच्छा करने के लिए कुलदीप विराट से बोलता है, ओ हमारे गुस्सा वाले महाराज, अब गुस्सा से पेट भर गया हो तो कुछ खाना भी खा लिया जाए। कुलदीप की बात सुनकर चारों हंसने लगते हैं। तभी नितिन बोलता है, भाई विराट का गुस्सा देखकर तो मेरी भूख भी बढ़ गई है। फिर चारों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी वहां एक नर्स आती है और मुंह पर उंगली रखते हुए बोलती है, साइलेंस, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा हॉस्टल नहीं। नर्स की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाते हैं। जल्दी ही दोनों को डिस्चार्ज मिल जाता है तो चारों दोस्त टैक्सी लेकर हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने पर सभी लोग अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। रात में सोते हुए विराट को सपना आता है। विराट सपने में एक हिरन के पीछे भाग रहा होता है। दोनों की स्पीड बहुत तेज होती है, पर विराट की स्पीड हिरन से भी बहुत तेज होती है। थोड़ी ही देर में विराट हिरन को पकड़ लेता है और जिंदे हिरन के गर्दन पर अपने आगे के नुकीले दांत गड़ा देता है। फिर हिरन का खून पीने लगता है। ऐसा भयानक सपना देखते ही विराट की आंख खुल जाती है। विराट पसीने में लथपथ हो चुका था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। विराट उठा और पास में रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगा। फिर शांति से बैठकर सपने के बारे में सोचने लगा। सोचते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। विराट सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया और मैं किसी हिरन को क्यों खाऊंगा, और सपने में तो मैं उस हिरन का खून भी पी रहा था। ऐसे सोचते हुए विराट अपना मुंह बना लेता है, साथ ही उसके शरीर में कपकपी छूटने लगती है। फिर वह ये सोचकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगता है कि ये तो एक सपना है और सपना सच थोड़ी होता है। विराट, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इतना मत सोच और सो जा, अभी तो रात के 2 बजे है। ऐसा सोचकर विराट सो जाता है। लेकिन विराट को कहाँ पता था कि सपने सच भी हो जाते हैं। ये तो किस्मत के ऊपर है, किसी का सपना सच होता है और किसी का नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर विराट को ऐसा सपना क्यों आया? अब यामिनी और क्या चाल चलेगी विराट का सच जानने के लिए? और विराट का अपने सच से सामना कब होगा विराट का नया दुश्मन? द सीक्रेट वैम्पायर विराट साथ। विराट के अगले दिन की शुरुआत चेहरे पर सूरज की पहली किरण के साथ होती है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, चिड़ियाओं की चहचहाट सुनी जा सकती है। विराट बिस्तर से खड़ा होता है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता है। इसी दौरान विराट के रूममेट भी जाग जाते हैं, वो भी कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। सिर पर चोट लगने की वजह से नितिन कॉलेज नहीं जाता। वह विराट को अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन अपनी टीचर पूनम को देने के लिए कहता है। उसके बाद तीनों दोस्त कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर विराट बोलता है, तुम दोनों क्लास में जाओ, मैं पूनम मैम को नितिन की एप्लीकेशन देकर आता हूं। राज, ठीक है भाई। फिर दोनों क्लास की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीचर पूनम अपने ऑफिस में बैठी हुई आज की क्लास का शेड्यूल बना रही थी। तभी ऑफिस के गेट पर कोई नोक करता है। नोक की आवाज़ सुनकर पूनम मैडम बोलती है, आ जाओ। तब विराट अंदर आकर बोलता है, विराट, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विराट है, मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ। तभी मैडम बोलती है, हाँ मुझे याद है, तुम वही स्कॉलरशिप वाले लड़के हो ना, मैंने तुम्हारे पेपर देखे हैं, तुमने हाई स्कूल में तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मुझे आशा है कि अब भी अपना बेस्ट दोगे। टीचर की बात सुनकर विराट बोलता है, थैंक यू मैम, मैं अब भी अपना बेस्ट दूंगा। टीचर पूनम, गुड, बताओ क्या काम है? विराट, मैम आज मेरा दोस्त कॉलेज नहीं आया, मैं उसकी कॉलेज लीव का एप्लीकेशन लाया हूँ। तभी टीचर पूनम अचंभे से विराट की तरफ देखकर बोलती है, कॉलेज के दूसरे दिन ही लीव? विराट, सॉरी मैम, कल मेरे दोस्त नितिन का एक एक्सीडेंट हो गया था तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है।
पूनम मैम ठीक है, इस बार तो छुट्टी अप्रूव कर देती हूँ, पर अगली बार अपना ध्यान रखना, और हाँ जब भी वो कॉलेज आए उससे बोलना डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आए। पूनम मैम विराट को समझाते हुए आगे बोलती है, कॉलेज में भी ध्यान रखना, यहाँ काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस अपने मजे के लिए कॉलेज आते हैं, तुम समझ रहे हो ना। मैं नहीं चाहती कोई पढ़ने वाला लड़का इन चक्करों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी खराब कर ले। टीचर पूनम एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को सभी तरह से हेल्प करती है। विराट ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूंगा, बोलकर विराट ऑफिस से निकलकर क्लास की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में एक मरीज बेड पर लेटा हुआ है जो दर्द की वजह से कराह रहा है। ये और कोई नहीं, वही लड़का है जो रेस्टोरेंट में नितिन को पीटने आया था, उसी के पास उसका दूसरा साथी खड़ा है, लेकिन वही एक लड़का भी बैठा हुआ है जिसने एक ब्लैक शर्ट पहनी है, देखने से कोई स्टूडेंट लग रहा है। उस ब्लैक शर्ट वाले से बेड पर पड़ा हुआ लड़का बोलता है, सॉरी भाई, मैं उस लड़के को सबक नहीं सिखा पाया जो कल्पना भाभी को देख रहा था। उसकी बात सुनकर ब्लैक सूट वाले लड़के का चेहरा लाल हो जाता है। ये लड़का और कोई नहीं, विराट की ही क्लास का अरुण शास्त्री है जो कल्पना को हाई स्कूल से पसंद करता है, पर कल्पना इसे इसकी हरकतों की वजह से पसंद नहीं करती। अरुण ने कई बार कल्पना को प्रपोजल दिया लेकिन कल्पना ने मना कर दिया। गुस्सा में लाल हुआ अरुण बोलता है, तुम्हें मैं पिटाई खाने के लिए पैसा खिला रहा हूँ क्या? मैंने तुम्हें बस एक काम दिया है कि कल्पना के नज़दीक कोई लड़का नहीं आना चाहिए, तुम लोगों से इतना भी काम नहीं हुआ। तभी खड़ा हुआ लड़का बोलता है, भाई उस लड़के को तो हम सबक सिखा ही रहे थे, लेकिन वहां पर एक और लड़का आ गया, उसी ने सब मामला खराब कर दिया। पर भाई उस लड़के में गजब की ताकत थी। तभी अरुण बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कल्पना के नज़दीक अगर कोई आ गया तो उससे पहले मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और हाँ, उन लड़कों की डिटेल्स देना मुझे, उन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, उन्हें पता चलना चाहिए मेरी कल्पना को देखने का नतीजा क्या होता है। तब खड़ा हुआ लड़का बोलता है, ठीक है भाई, अब से कोई गलती नहीं होगी। अरुण उन्हें समझाकर कॉलेज की तरफ निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ कॉलेज में विराट अपनी क्लास में पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लास चालू हो जाती है। दोपहर 1 बजे क्लास की बेल बज जाती है तो सभी लोग क्लास से निकलने लगते हैं। विराट भी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर चला जाता है। कैंटीन में जाकर तीनों दोस्त खाना लेकर सीट पर बैठ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। वहीं थोड़ी दूर एक तरफ यामिनी भी बैठी होती है जो गौर से विराट की तरफ देख रही होती है और सोचती है कि कैसे इस विराट के बारे में पता लगाया जाए, किस तरह इससे दोस्ती की जाए जिससे इसे शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ अरुण शास्त्री बैठा हुआ है, उसके पास वही लड़का बैठा है जिसने नितिन के साथ लड़ाई की थी। भाई ये सामने जो व्हाइट शर्ट में लड़का बैठा हुआ है ना, कल फाइट में यही लड़का बीच में आया था। विराट की तरफ इशारा करते हुए वो लड़का बोलता है। अरुण विराट की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी की क्लास का ही स्कॉलरशिप वाला फटीचर है। अरुण विराट की तरफ देखता हुआ बोलता है, ये फटीचर वही लड़का है जिसने तेरे साथी को पीटा था, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ये साला तो खुद स्कॉलरशिप के दम पर इस कॉलेज में आया है। तभी साइड में बैठा हुआ लड़का बोलता है, हाँ भाई ये वही है। उस लड़के की बात सुनकर अरुण अपने मुंह पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोलता है, ठीक है, इस फटीचर को तो मैं सबक सिखा दूंगा, इसे इतना परेशान करूंगा कि ये कॉलेज छोड़कर ही भाग जाएगा। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे मामले में टांग अड़ाने का क्या नतीजा होता है। उन दोनों की बातों को थोड़ी दूर पर बैठी यामिनी सुन रही थी। उनकी बात सुनकर यामिनी को एक आइडिया आता है और मुस्कराने लगती है। तो क्या अब विराट को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा? विराट को परेशान करने के लिए अरुण शास्त्री क्या चाल चलेगा? और यामिनी को क्या आइडिया आया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए विराट का एक्सीडेंट। विराट अपना खाना खाने के बाद जैसे ही मुड़कर अपनी क्लास में जाने वाला होता है तो वह एक लड़की से टकरा जाता है जो अपना खाना लेकर आ रही होती है। लड़की से टकराते ही लड़की का खाना नीचे फर्श पर गिर जाता है। फिर विराट हड़बड़ाते हुए उस लड़की को सॉरी बोलता है। उस लड़की ने पिंक कलर का सूट, ब्लू कलर की जीन्स पहनी होती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर है, जिसके लंबे लंबे बाल कमर तक आ रहे हैं। उसके बालों की एक लटा गाल पर आ रही है। वह लड़की अपनी लटा को कान के पीछे करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान कहीं और था। विराट भी थोड़ा सा शर्मिंदा होकर दोबारा सॉरी बोलता है। सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही आ जाता है। उनमें से एक लड़का उस लड़की की ओर देखते हुए बोलता है, अबे ये तो कल्पना है ना यार, कितनी सुंदर है। तभी दूसरा बोलता है, तभी तो भाई, अरुण शास्त्री भी इसके पीछे पड़ा है। लड़के ऐसी बात कर ही रहे थे तभी कल्पना विराट से दोबारा बोलती है, अरे बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं दोबारा खाना ले आती हूँ। विराट कल्पना को रोकते हुए बोलता है, रुको मैं लेकर आता हूँ, मेरी वजह से आपका खाना गिरा है। कल्पना, अरे कोई ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विराट प्लीज़, मैं लेकर आता हूँ। कल्पना, ठीक है। फिर विराट खाना लाने चला जाता है। कल्पना जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाली लड़की नहीं है। कल्पना एक अमीर परिवार से आती है। कल्पना के पापा और अरुण शास्त्री के पापा अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अरुण के पापा चाहते हैं कि उनके बसंस के लिए यही अच्छा रहेगा कि अरुण और कल्पना की शादी हो जाए, लेकिन कल्पना को अरुण पसंद नहीं है।
फिर कल्पना भी एक चेयर देखकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में विराट भी खाना लाकर दे देता है। तभी कल्पना विराट से हाथ मिलाते हुए बोलती है, बाय था वे मेरा नाम कल्पना है। विराट भी हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है और एक बार फिर से सॉरी बोलकर लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा हाईलाइट होना पसंद नहीं करता। विराट को यह मालूम ही नहीं था कि वहाँ उसे कल्पना से बात करता देख कोई अंदर ही अंदर जल रहा है। यह कोई और नहीं अरुण शास्त्री है। वह कल्पना के सामने विराट से कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अरुण को भी पता है कि ऐसा करने से अरुण का कल्पना पर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। अब अरुण मन ही मन विराट को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप से कहता है, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, अब इस फटीचर विराट को सबक सिखाना होगा। ऐसा न हो कहीं बहुत देर हो जाए। फिर वह गुस्सा में टेबल पर अपना मुक्का मारकर खड़ा होकर चला जाता है। इधर यामिनी भी विराट का पीछा करते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाती है, जिससे कि वह विराट से दोस्ती करके उसके बारे में पता कर सके। जब से विराट की आत्मा पर लगी यामिनी की आत्मा की छाप वापस आई है, यामिनी की दिलचस्पी विराट में और ज़्यादा बढ़ गई है। वह विराट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है। यामिनी लाइब्रेरी में जाकर विराट के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने बैग से बुक निकालकर पढ़ने का नाटक करते हुए विराट पर नज़र रखती है। विराट भी अपनी बुक पढ़ रहा है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी बुक में है। थोड़ी देर बाद विराट को नितिन का ख्याल आता है। फिर वह सोचता है कि नितिन रूम पर अकेला होगा, उसका मन भी नहीं लग रहा होगा। जब मेरी क्लास खत्म हो गई है तो मुझे नितिन के पास चलना चाहिए, उसके लिए कुछ खाने के लिए भी ले चलता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। इस तरह सोचकर विराट अपनी बुक बैग में रखता है और लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। यामिनी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन यामिनी इस तरह पीछा करती है जिससे विराट को भी पता नहीं चलता। कॉलेज के बाहर रोड क्रॉस करते ही एक रेस्टोरेंट है, जहां अक्सर कॉलेज के लड़के क्लास बंक करके खाना खाने और मजे करने आया करते हैं। विराट भी उसी रेस्टोरेंट की ओर चल देता है। लेकिन जब विराट रोड क्रॉस कर रहा था तो उसके दिमाग में नितिन का ही ख्याल चल रहा था। उसी टाइम एक ब्लैक चमचमाती एसयूवी कार तेज स्पीड में विराट की तरफ आती है। अचानक कार को तेज स्पीड में अपनी तरफ आते देख विराट घबरा जाता है। उसके पैर जहां थे वहीं जम जाते हैं। विराट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे जैसे कार विराट की तरफ आ रही है, वैसे वैसे विराट के दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। जैसे ही कार विराट को पास आकर टक्कर मारने होती है, उससे पहले कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर यामिनी के साथ साथ वो कार ड्राइवर भी चौंक जाता है। जब यामिनी और कार ड्राइवर विराट को देखते हैं तो विराट कार के आगे ही नहीं था, वह अचानक रोड के दूसरी तरफ खड़ा होता है। कार ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोककर विराट के पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, भाई सॉरी, मेरा ध्यान मोबाइल से बात करने में था, तुम ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं तुम्हारे? लेकिन विराट को ड्राइवर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वह अभी तक उसी सदमे में है। उसे खुद नहीं पता कि अभी अभी क्या हुआ। अभी तो वह कार के नीचे आने वाला था, अचानक से वह यहाँ कहाँ से आ गया। तभी कार ड्राइवर विराट को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए पूछता है, अरे भाई, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ड्राइवर के हिलाने पर विराट अपने होश में वापस आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मैं कहाँ हूँ। फिर उसे अचानक से याद आता है कि अभी क्या हुआ। फिर वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए ड्राइवर से बोलता है, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर, तुम सच में ठीक हो ना? विराट, हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ड्राइवर, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था अभी। सॉरी भाई, ये मेरी ही गलती है, आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी भाई, ओके। बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। विराट भी सोचते हुए रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है। लेकिन वहां से थोड़ी दूर खड़ी यामिनी को इतना अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले से पता है कि विराट में कुछ खास तो है। वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान की में इतनी ताकत नहीं है जो यामिनी आत्मा की छाप को हटा से। यामिनी सोचते हुए खुद से ही बोलती है, मुझे पता था इस लड़के में कुछ तो है, लेकिन क्या? समझ नहीं आ रहा। इस लड़के की स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे भी पीछे छोड़ जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी ही इस बात का पता लगाना होगा। मेरा इस लड़के में इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है। उधर विराट खाना लेकर हॉस्टल की तरफ चल देता है। यामिनी भी उसका पीछे करते हुए हॉस्टल तक जाती है, लेकिन विराट के अंदर जाते ही यामिनी भी पीछा करना छोड़ देती है और एक टैक्सी लेकर अपने अड्डे की तरफ चली जाती है। तो क्या करेगा अब अरुण विराट के साथ? और क्या हुआ था विराट के साथ जिससे वो बाल बाल बच गया? क्या यामिनी पता कर पाएगी विराट का सच? अरुण की चाल नाकाम। विराट हॉस्टल में जाकर अपने रूम का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से नितिन दरवाजा खोलता है। विराट अंदर आते ही पूछता है, अब कैसा है तू? नितिन, ठीक हूँ यार, बस बोर हो रहा हूँ यहाँ पड़े पड़े, इससे अच्छा तो मैं कॉलेज ही चला जाता। नितिन की बात पर विराट मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग्स कामीने, चल कोई बात नहीं, अब कुछ खा ले, फिर घूमने चलते हैं दोनों भाई। विराट की बात पर नितिन खुश हो जाता है और विराट का लाया हुआ खाना प्लेट में रख के खाना लगता है। जब नितिन खाना खा रहा होता है तब विराट बोलता है, सुन नितिन, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
विराट की बात सुनकर नितिन खाना खाते हुए विराट की तरफ घूरने लगता है। खाते हुए अजीब सी भाषा में पूछता है, ऐसा भी क्या हो गया आज तेरे साथ जो तुझ जैसे को भी समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। मजाक करते हुए नितिन आगे बोलता है, ओह लगता है आज किसी लड़की ने तुझे प्रपोज किया है, बताना कौन है वो लड़की जिसकी किस्मत फूट गई आज। कहकर नितिन हंसने लगता है। विराट अजीब सा मुंह बनाकर पहले तो नितिन को देखता है, फिर कहता है, तू बस हमेशा ऐस बड़ी यही बातें सोचता रहा कर, ऐसा कुछ नहीं है गधे। तो फिर क्या बात है, तू ही बता दे। नितिन लड़कियों की तरह मुंह बनाकर बोलता है। विराट, सुन आज क्या हुआ। फिर विराट आज की रेस्टोरेंट के बाहर हुई कार वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर नितिन खड़ा होता है और विराट के सिर पर हाथ लगा के जैसे डॉक्टर तापमान चेक करता है ऐसे करते हुए पूछता है, भाई तू ठीक है ना, तेरे सिर में कोई चोट लगी है क्या। विराट नितिन का हाथ अपने सिर से हटाते हुए बोलता है, नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। नितिन, तो फिर ऐसी पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है, ऐसा भी कहीं होता है क्या कि तू एक सेकंड में एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाए। भाई ऐसा सिर्फ रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कल शाम को भी तो हुआ ना कुछ ऐसा ही। विराट कल शाम हुई लड़ाई के बारे में सोचते हुए कहता है। फिर दोनों दोस्त कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। तब नितिन बोलता है, कोई बात नहीं, इन सब के बारे में बाद में सोचते हैं, मैंने खाना खा लिया है, चल पहले थोड़ा घूमकर मूड फ्रेश कराते हैं। विराट, हाँ ठीक है चल। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एक बियर बार के एक प्राइवेट रूम में अरुण शास्त्री बैठा हुआ बियर पी रहा है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम अभय है। अभय वही लड़का है जो कल्पना की खबर अरुण को देता रहता है। अभय अरुण के चेहरे पर आई खुशी को देखकर पूछता है, अरुण भाई क्या बात है, थोड़ी देर पहले तो कॉलेज में बहुत गुस्से में थे, अब इतने खुश क्यों हो। अरुण बोलता है, बात ही कुछ ऐसी है, तो मैं क्या करूँ। अभय, क्या बात है ऐस बड़ी, ये हमें भी तो बता दो, कल्पना भाभी शादी के लिए मान गई क्या। अरुण, अरे नहीं, पर आज मेरी जिंदगी का एक कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अभय, भाई किस कांटे की बात कर रहे हो। अभय कुछ सोचते हुए अरुण से पूछता है। तब अरुण बोलता है, सब्र कर, अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर और। अभय अब आगे कुछ नहीं बोलता और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक लड़का आता है जो बहुत घबराया हुआ है। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए अरुण पूछता है, तू इतना घबरा क्यों रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा, तू ये बता काम हुआ या नहीं। अरुण की बात सुनकर सामने वाला मुंह लटका कर बोलता है, सॉरी भाई। अरुण उस लड़के को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, क्या सॉरी, मतलब काम नहीं हुआ। इतना बोलकर अरुण गुस्से में अपने हाथ में ले रखी बियर की बोतल को जमीन पर फेंक देता है, जिससे सामने खड़ा लड़का और अभय डर जाते हैं। वो लड़का कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता और अपना सिर नीचे झुका लेता है। अरुण झल्लाते हुए बोलता है, तुम सब के सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों पर मेरा पैसा फोकट में बर्बाद हो रहा है। थोड़ी देर बाद सहमा हुआ अभय अरुण से हिम्मत करके पूछता है, भाई क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ कुछ, और थोड़ा शांत हो जाओ। तब अरुण बोलता है, मैंने इसे उस फटीचर विराट को कार से टक्कर मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये वो काम भी नहीं कर पाया। उसके हाथ पैर टूट जाते तो कल्पना से तो दूर रहता, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। बोलते हुए अरुण उस लड़के को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन वह लड़का कुछ बोल नहीं सका। तब अभय सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या, लेकिन कब। अरुण, जब मैं कैंटीन से बाहर आया तो मैंने सोचा पहले उस फटीचर का कुछ इलाज करना होगा, इसलिए मैंने इसे उस फटीचर को टक्कर मारने के लिए बोला। भले ही वो मरता नहीं पर कम से कम अपाहिज होकर तो पड़ा रहता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरुण की बात सुनकर वो लड़का घबराते हुए बोलता है, जो विराट को टक्कर मारने वाला था, भाई कसम से मेरा विश्वास करो, मैंने लगभग उसे टक्कर मार ही दी थी। इतना बोलकर चुप हो जाता है। अरुण, तो फिर क्या हुआ, वह बच कैसे गया। वो लड़का, कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी कार उसे टक्कर मारने वाली ही थी लेकिन वो अचानक गायब हो गया। मुझे पता है भाई आप विश्वास नहीं करोगे पर ऐसा ही हुआ। तभी अरुण उसकी बात पर और गुस्सा करते हुए बोलता है, अच्छा वो कोई भूत है क्या जो कार के आगे से गायब हो गया। वो लड़का, पता नहीं भाई, सॉरी बोलकर वह चुप हो जाता है। तभी अरुण बोलता है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बोलकर अरुण कुछ सोचने लगता है। और उधर नितिन और विराट घूमकर दोबारा अपने हॉस्टल आ जाते हैं। अब तक रात के 9 बज चुके थे। कमरे पर उन्हें कुलदीप और राज मिलते हैं। फिर दोस्त कुछ देर पढ़ाई करके बातें करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन भी नितिन कॉलेज नहीं जाता है क्योंकि उसे एक दिन का आराम और चाहिए, तो विराट, राज और कुलदीप नाश्ता करके कॉलेज निकल जाते हैं। जब विराट क्लास में आता है तो हमेशा की तरह कुछ लड़के अपनी किताबों में घुसे हुए हैं तो कुछ बातें करने में मशगूल है। विराट अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो जाती है। क्लास के अंत में पूनम मैम जाते हुए एक घोषणा करती है,
तुम्हें एक खुशखबरी देकर जाती हूँ, हर साल हमारा कॉलेज न्यू स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर जाता है, तो आपकी ट्रिप कल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। जिसको जाना है वो अपना नाम मुझे मेरे ऑफिस में आकर लिखवा देना। मुझे लगता है आप सभी को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है, बोलकर पूनम मैम अपने ऑफिस की ओर चली जाती है। वही स्टूडेंट्स इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या करेगा अब अरुण, और कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स ट्रिप पर? अब और क्या क्या होने वाला है विराट की जिंदगी में? कॉलेज ट्रिप। विराट पहले तो कॉलेज ट्रिप पर जाने से मना कर देता है, लेकिन राज और कुलदीप के मनाने से ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसे सुनकर राज और कुलदीप खुश हो जाते हैं और पूनम मैम के पास नाम लिखाने चले जाते हैं। उनकी बात को वही थोड़ी दूरी पर खड़ा अरुण सुन लेता है, जिसे सुनकर अरुण के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। फिर वह मन ही मन खुद से कहता है, ये अच्छा हुआ, अब मजा आएगा ट्रिप में, वहाँ मुझे इस फटीचर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। यदि ट्रिप पर इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर अरुण मन ही मन खुश हो जाता है और वह भी अपना नाम ट्रिप में लिखाने के लिए चला जाता है। ट्रिप पर नाम लिखाने के बाद तीनों विराट, राज और कुलदीप हॉस्टल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में राज बोलता है, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा पहला मौका है अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का। कुलदीप बोलता है, हाँ भाई मेरा भी, अब हम रूम पर पहुंचकर जब ये बात नितिन को बताएंगे तो वह भी खुश हो जाएगा। कुलदीप, हाँ भाई, वो रूम में पड़ा पड़ा बोर हो रहा है, उसके लिए भी ये अच्छा मौका है अपना मूड अच्छा करने का। विराट उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, उसके तो मन में ही नहीं थी जाने की, लेकिन विराट नितिन के बारे में सोचकर मान गया। थोड़ी देर बाद तीनों हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राज खुश होते हुए नितिन से बोलता है, आज मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूं, पता है क्या है वो? बोलकर राज रुक जाता है और नितिन के जवाब का इंतजार करता है, लेकिन नितिन के कोई जवाब नहीं देने पर कुलदीप फुदक कर बीच में आता है और बोलता है, कल हम सब कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना खुशी की बात? कुलदीप की बात सुनकर नितिन भी खुश हो जाता है और बोलता है, सच में कॉलेज ट्रिप? तभी राज बोलता है, अरे हाँ भाई हाँ, सच में कॉलेज ट्रिप। नितिन उस दोनों का जवाब सुनकर और खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच में यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस रूम में पड़ा पड़ा पक चुका हूँ, अब मिलेगी मुझे आज़ादी। बोलते हुए नितिन उछलने लगता है। उन सभी की खुशी को देखकर विराट भी खुश हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए नितिन से बोलता है, ठीक है, अब ज़्यादा उछल कूद मत कर, वरना पता चला कि कॉलेज ट्रिप की जगह हॉस्पिटल ट्रिप हो रही है। विराट की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। फिर कल की कॉलेज ट्रिप के लिए तैयारी करने लगते हैं। कल कॉलेज की ट्रिप दिल्ली के पास ही साउथ रिच फॉरेस्ट में जाने वाली है। स्टूडेंट्स को कैंपिंग के बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही एक्साइटमेंट में कल का दिन भी आ जाता है। कॉलेज के गेट पर लड़के खड़े हुए हैं जो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और आपस में आज की ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। वही दो लग्जरी बस खड़ी हुई हैं। वही पूनम मैम और कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल भी खड़े हुए हैं। सभी बच्चों के आ जाने के बाद भी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को जंगल के बारे जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी देते हैं। फिर लास्ट में चेतावनी देते हुए दोबारा बोलते हैं, मैं एक बात दोबारा बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अकेला कहीं नहीं जाएगा, सभी ग्रुप बनाकर रहेंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल चिल्लाकर बोलते हैं, गॉट इट। सभी स्टूडेंट्स भी चिल्लाकर एक साथ बोलते हैं, यस सर। और सभी लोग बसों में चढ़ जाते हैं, जिनमें से एक बस में पूनम मैम और दूसरी में वाइस प्रिंसिपल सर बैठ जाते हैं। विराट और उसके दोस्तों का नंबर पूनम मैम की बस में आता है और हंसी मजाक करते हुए बस सड़क पर दौड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ रिच फॉरेस्ट के पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें दो गुंडे टाइप के लड़के बैठे हुए हैं, जिनमें से एक लड़का अपने मोबाइल में एक फोटो को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, पहला, यार आज तो लॉटरी लग गई, एक लड़का को बेहोश करके जंगल में पटकने के 2 लाख रुपए। ये फोटो किसी और की नहीं विराट की है, इन दोनों लड़कों को अरुण ने ही पैसे देकर भेजा है। दूसरा, हाँ यार, ना तो ज्यादा दिमाग लगाना है ना ही मेहनत करनी है, खुद शिकार हमारे पास ही चलकर आ रहा है। पहला, चल अभी खुश होने का टाइम नहीं है, कुछ प्लान करते हैं उसे उठाने का। दूसरा, हाँ ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इधर ये लोग विराट को उठाने का प्लान बना रहे हैं, उधर विराट दौड़ती हुई बस में खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर की ओर देखते हुए चुपचाप सोच में डूबा हुआ है। वो अपने साथ हुई कार वाली घटना के बारे में सोचता है कि आखिर वो सब कैसे हुआ। साथ ही उस रात अपने सपने में जानवर का खून पीते हुए सीन याद आ जाता है, जिसे सोचकर विराट से हर उठता है। इन सभी ख्यालों में खोते हुए उनकी बस कब साउथ रिच फॉरेस्ट पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता। तभी नितिन विराट को हिलाते हुए बोलता है, अपनी सोच से बाहर निकल भाई, हम पहुंच गए। विराट, हम पहुंच भी गए, चौंकते हुए बोलता है और बस के बाहर देखने लगता है। स्टूडेंट्स बस से उतर रहे हैं। आसपास का मौसम बहुत ही सुहावना है। पास में एक झील होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही है। विराट भी बस से उतरता है और बाहर के नज़ारे का आनंद लेता है। तभी वाइस प्रिंसिपल वहां आकर बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, पहले हमें दिन रहते टेंट लगा लेना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आएगी, नज़ारे का मजा बाद में ले लेना। स्टूडेंट्स आना तो नहीं चाहते थे, पर वाइस प्रिंसिपल की बात को भी मना नहीं कर सकते,
इसीलिए सभी एक दूसरे की हेल्प करते हुए टेंट लगाने लगते हैं। जब तक टेंट लगा तब तक दिन ढल चुका था। तभी पूनम मैम सभी से बोलती है, सॉरी स्टूडेंट्स, अब आप नज़ारे का आनंद तो नहीं ले पाओगे पर खाना खाने का आनंद जरूर ले सकते हो, क्योंकि आज का खाना हमारे वाइस प्रिंसिपल ने आप सभी के लिए 5 स्टार से मंगाया है। स्टूडेंट्स नज़ारा ना देख पाने से थोड़ा दुखी तो होते हैं पर खाने की बात सुनकर खुश भी हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक साथ प्रिंसिपल सर को थैंक्स बोलते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने की बाद स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं तो कुछ सॉन्ग बजाकर डांस कर रहे हैं। वही अरुण साइड में जाकर एक कॉल करता है। कॉल के उस तरफ से आवाज़ आती है, बोलो बॉस। इधर से अरुण बोलता है, क्या हुआ प्लान का। कॉल के उधर से फिर आवाज़ आती है, सब ठीक है बॉस, आप बस खुशखबरी का वेट करो, सभी लोगों के सोने पर हम अपना काम कर देंगे। अरुण, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए। फिर अरुण कॉल काट देता है, दोबारा स्टूडेंट्स के साथ मजे करने लगता है। रात के 11 बजे तक मजे करने के बाद सभी धीरे धीरे थक जाते हैं और सोने चले जाते हैं। तो क्या अरुण का प्लान कामयाब होगा? और क्या होने वाला है आज रात विराट के साथ? विराट ने चखा खून का स्वाद। जब सभी सोने जाते हैं तो अरुण एक SMS टाइप करता है, अब हम सोने जा रहे हैं, अपना काम कर देना। SMS टाइप करके अरुण अपने टेंट के अंदर चला जाता है और उन लड़कों के आने का इंतजार करने लगता है। विराट भी नितिन के साथ अपने टेंट में चला जाता है। तभी कॉलेज स्टूडेंट्स के टेंटों से थोड़ी दूर पर एक मोबाइल वाइब्रेट करता है, जिसमें अरुण का SMS होता है, जिसे पढ़कर वह आदमी दूसरे आदमी से बोलता है, वो लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब उनको गहरी नींद आ जाएगी तब हम अपना काम कर सकते हैं। तभी दूसरा बोलता है, गहरी नींद में तो सोएंगे ही, हमने काम ही ऐसा किया है जिससे उन्हें लगेगा कि वो थकान की वजह से सो रहे हैं। पहला आदमी कुछ भी बोल, तेरा आइडिया था बहुत कमाल का, अब थोड़ी देर वेट करते हैं। जब प्रिंसिपल सर ने खाना ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर को इन दोनों लड़कों ने रास्ते में ले लिया था और डिलीवरी वाले से बोला, हम उन्हीं के साथ हैं, अब तुम जा सके हो। जिसके बाद इन्होंने खाने में नींद की दवा मिला दी और खाना स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया। वो गुंडे स्टूडेंट्स के सोने का वेट करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा भी है जिस पर इस दवा का कोई असर नहीं हुआ। वो यामिनी राय थी जिस पर दवा का कोई असर नहीं हुआ, फिर भी उसे पता चल गया कि इसमें नींद की दवा मिली हुई है। यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि दवा किसने और क्यों मिलाए। तभी उसे टेंट के बाहर से किसी के धीमी आवाज़ में बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। यामिनी उस आवाज़ को बहुत ही आसानी से सुन सकती है। बाहर से आवाज़ आती है, एक बोलता है, बॉस सब सो गए। बॉस, हाँ सब सो गए, अब तुम अपना काम जल्दी खत्म करो। दूसरा बोलता है, ठीक है बॉस। तभी दो अनजान आदमी एक टेंट में घुस जाते हैं और किसी को और ज़्यादा बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं, उसे उठाकर ले जाते हैं। ये सब कुछ यामिनी चुपके से देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि अरुण किसी को बुलाकर विराट को किडनैप कर रहा है। यामिनी भी इसी मौके के तलाश में थी कि कब विराट किसी मुसीबत में फंसे और यामिनी उसे बचाएं, जिससे यामिनी विराट की नज़रों में अच्छी बन के आसानी से उससे दोस्ती कर ले, फिर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तभी यामिनी सोचती है, अगर मैंने विराट को अभी बचाया तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करती हूँ मैं इनका पीछा करती हूँ, जब विराट की जान खतरे में होगी तब बचाऊंगी, जिससे कि वह मेरा एहसान माने। फिर यामिनी उन दोनों गुंडों का पीछा करने लगती है। वो गुंडे विराट को घने और घने जंगल में ले जाते हैं। तभी यामिनी अपने आप से कहती है, नहीं, आखिर ये इतने अंदर क्यों जा रहे हैं, इससे आगे इनका पीछा नहीं कर सकती। अगर मैंने इन गुंडों को यहाँ मारने की कोशिश की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आई थी। ये उनका इलाका है, मैं यहाँ नहीं आ सकती, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। अगर इस लड़के की किस्मत में बचना होगा तो जिंदा आ जाएगा, मुझे यहाँ नहीं मरना। तभी यामिनी वापस बिजली की गति से अपने टेंटों की ओर भाग जाती है। यामिनी की गति इतनी तेज थी कि कोई बुलेट ट्रेन, और जाकर अपने टेंट में घुस जाती है। उधर वो दोनों गुंडे विराट को एक पेड़ के नीचे लाकर पटक देते हैं। जैसे ही वो विराट को जमीन पर पटकते हैं वैसे ही विराट का पैर एक नुकीले पत्थर पर गिरता है, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है। तभी पहला गुंडा हौंकते हुए बोलता है, काफ़ी दूर आ गए भाई, अब नहीं चल सकता मैं। दूसरा गुंडा, हाँ मैं भी थक गया हूँ, ऐसा करते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं फिर वापस चलेंगे। पहला, हाँ ठीक है, पर चौकन्ना रहना, यहाँ काफ़ी खतरनाक जानवर है। दूसरा अपनी पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए कहता है, जब तक ये मेरे पास है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। बोलकर पैरों को फैलाकर आराम करने लगता है। वहीं उनसे लगभग 2 मील दूर एक बाबा, जिसने बिल्कुल काले कपड़े पहने हैं, आंखें बंद करके एक पत्थर पर बैठा हुआ है, उसने अचानक अपनी आंख खोली और गुस्सा करते हुए बोला, किस इंसान की हिम्मत हो गई मेरे इलाके में कदम रखने की, लगता है आज उनकी मौत आई है जो मेरे इलाके में आ गए। ऐसा बोलकर वह बाबा अपनी जगह से खड़ा होता है और विराट और उन गुंडों की तरफ चल देता है। वहीं वो गुंडे अभी आराम ही कर रहे थे कि खून की गंध सूंघकर वहां 4 तेंदुआ आ जाते हैं, जो उन गुंडों की तरफ घूरने लगते हैं। उन खतरनाक जानवरों को देखकर गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
तभी उनमें से एक अपनी पिस्तौल घबराते हुए बाहर निकलता है, कांपते हुए हाथों से एक तेंदुए पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन तेंदुआ उससे भी ज्यादा तेज था और गोली जमीन पर जाकर लगती है। गोली चलने की आवाज से विराट को होश आने लगता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को इस बड़ी की हालत में पाकर सोचता है, योजक चिन्ह, मैं यहाँ कैसे आया, और ये लोग कौन है? मैं तो अपने टेंट में सो रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी विराट की नज़र तेंदुआ के झुंड पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह अंदर तक डर जाता है और कांपने लगता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तेंदुआ उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वही गुंडे भी एक दूसरे को पकड़कर कांप रहे हैं और सोच रहे हैं, आज हमारी मौत हमारे लालच की वजह से होगी। उस कामिने अरुण को भी यही जंगल मिला था क्या? अगर आज यहाँ से बचकर निकल जाए तो आज के बाद कोई ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। अब तेंदुआ धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ते हैं। दोनों गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं और भगवान को याद करते हैं, लेकिन वही विराट डर से कांपने की बजाय अचानक बेखौफ हो जाता है और बिना किसी डर के तेंदुओं की ओर देखने लगता है। इससे पहले कि कोई तेंदुआ विराट पर हमला करता, विराट अचानक एक तेंदुए पर हमला कर देता है। विराट ट्रेन की रफ्तार से एक तेंदुए की ओर भागता है और तेंदुए की गर्दन पर अपना एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वह तेंदुआ उड़ता हुआ एक पेड़ से जाकर टकराता है और गिर जाता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि खड़ा होकर विराट का सामना कर सके। इससे पहले कि तेंदुआ खड़ा हो पाता, विराट तेंदुए के पास जाता है और तेंदुए के सिर और पेट को दोनों हाथों से दबाकर जमीन पर लिटा देता है और अपने नुकीले दांत तेंदुए की गर्दन पर गड़ा देता है और तेंदुए का खून पीने लगता है। ये नज़ारा देखकर गुंडों के साथ साथ बाकी तीनों तेंदुआ भी डर जाते हैं, लेकिन अपने साथी को मरता देख उनको गुस्सा आने लगता है तो वो तीनों एक साथ विराट पर हमला करने के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन विराट पहले से ही चौकन्ना था। तेंदुओं को अपनी ओर आता देख विराट खड़ा होता है और अपने मुंह से खून पोंछते हुए खुद भी तेंदुओं पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पहला तेंदुआ छलांग लगाकर विराट के ऊपर हमला करता है, लेकिन ये क्या, तेंदुआ का पंजा विराट को छूने वाला ही था कि विराट तेंदुआ के आगे से गायब होकर तेंदुआ के पीछे आ जाता है और हवा में छलांग लगा रहे तेंदुए की पूंछ को पकड़कर घूमते हुए उसे दूर एक पत्थर पर फेंक देता है, जिससे तेंदुआ वहीं ढेर हो जाता है। ये सब देखकर गुंडों की पेंट गीली हो जाती है और वो सोचते हैं, अब तो हमारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये राक्षस है या इंसान, अब ये हमें भी मारकर हमारा खून पी जाएगा। ऐसा सोचते हुए दोनों गुंडे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। वहीं बाकी बचे हुए दो तेंदुआ अब अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन विराट ने उन्हें ये मौका नहीं दिया और उनका भी यही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ। वो भी एक एक करके विराट के हाथों ढेर हो गए। तो अब उन गुंडों का क्या होगा जो विराट को लेकर आए थे? आखिर विराट ने उन तेंदुओं को कैसे मार गिराया, और क्या क्या राज है अभी विराट के? विराट का रहस्य। रात के 2 बजे का समय है। विराट ने भेड़ियों को मार दिया था। वहीं दोनों गुंडे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वहीं उनसे थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा है जो ये सब देख रहा था, जिसने काले कपड़े पहने हैं। ये वही बाबा है जो थोड़ी देर पहले गुस्से में अपनी जगह से भागकर यहाँ किसी इंसान को ढूंढने आया। वह विराट को देखकर सोचता है कि मैं वैम्पायर के खून की गंध को पहचानता हूँ। ये लड़का एक वैम्पायर है, पर इस लड़के के खून की गंध में इंसान के खून की गंध कैसे हो सकती है? कहीं ये वो ही तो नहीं है? हाँ, ये वही है। इतना सोचकर वह उत्साह की वजह से कांपने लगता है। वह बाबा बिना उन गुंडों की परवाह किए विराट के पास जाता है और विराट के पैरों में अपना सिर झुकाकर बोलता है, मेरे मालिक, आप आ गए। मैं ना जाने कितने सालों से आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा इतना ही बोल पाता है कि विराट जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। बाबा को कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ सोचते हुए उन गुंडों की ओर देखकर गुस्से में बोलता है, तुम दोनों, आज तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगर आज के बाद इस जंगल के आसपास भी कहीं दिखाई दिए तो कुछ देखने के लायक नहीं बचोगे। बाबा की खून से भरी लाल आंख और धमकी भरे शब्दों को सुनकर गुंडों की जान निकलने ही वाली थी कि उन्होंने सुना उन्हें जिंदा छोड़ दिया जा रहा है, तो वो थोड़े खुशी और घबराहट में एक साथ बोले, आप चिंता मत करो, हम इस जंगल तो क्या, इस जंगल से 100 किलोमीटर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। गुंडे अपने पैरों पर बैठकर अपना सिर बार बार झुकाते हुए बाबा का धन्यवाद कहते हैं। तब बाबा उनसे आगे कहता है, एक बात और याद रखना, आज की घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना। बाबा अपनी गर्दन पर अपने अंगूठे को घुमाते हुए बोलता है। दोनों गुंडे, हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमें जिंदा छोड़ने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। इतना बोलकर दोनों गुंडे जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वहां से भाग जाते हैं। बाबा मुड़ता है और विराट को उठाकर अपनी गुफा की ओर निकल जाता है। गुफा में विराट को लिटाने के बाद बाबा विराट के शरीर का परीक्षण करने लगता है और तब उसे जो पता चलता है उससे वह बहुत खुश हो जाता है। फिर वह कुछ मंत्र बोलते हुए विराट के सिर पर हाथ घुमाता है, जिससे विराट को धीरे धीरे होश आने लगता है। वह धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठा हो जाता है और आसपास देखने लगता है। वह देखता है कि वह इस टाइम किसी गुफा में है। वह बिल्कुल खाली है। वहां सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर वह बैठा हुआ है। उसके पैरों में कोई अजीब सा दिखने वाला आदमी अपना सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठा है। उस आदमी को देखते हुए विराट घबराते हुए खड़ा होता है और पूछता है, आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? अभी अभी
अभी तो वो जानवर, विराट तेंदुआ को याद कर हकलाते हुए कहता है और अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बाबा से कहता है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपने बचाया मुझे उन जानवरों से। बाबा, नहीं मेरे मालिक, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं आपको बचाऊं। विराट, नहीं मैं आपका कोई मालिक नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। बाबा, नहीं मेरे मालिक, शायद आपको अभी ये नहीं पता है कि आप कौन हो। अगर पता होता तो आप ऐसा नहीं कहते। बाबा की बात सुनकर विराट और घबरा जाता है और थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोचता है। तब उसे थोड़ा थोड़ा सा याद आता है कि वह एक तेंदुआ का खून पी रहा है। इतना याद आते ही वह अपने आप से बोलता है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं किसी का खून नहीं पी सकता। बाबा, मेरे मालिक, आप कोई इंसान नहीं है, आप वैम्पायर किंग हो, जो हर 1000 साल में दोबारा पैदा होता है, वो भी पुराने वैम्पायर किंग का पुनर्जन्म होता है। विराट बाबा को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, मैं कोई वैम्पायर किंग नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान होंगे। बोलकर विराट वहाँ से जाने लगता है। तभी बाबा उसके सामने आकर अपना सिर झुकाए बोलता है, मेरे मालिक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, बस मेरी एक बात सुनते जाए। बोलकर बाबा रुक जाते हैं और विराट की रुचि जानना चाहते हैं, पर विराट कुछ नहीं बोलता। तो बाबा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, आपके जन्म पर किसी ताकतवर तांत्रिक ने आपकी आत्मा पर एक ताला लगाया था, जिससे आपकी शक्तियां और खून पीने की प्यास दबी रहे, लेकिन वह ताला अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आप इंसानों की दुनिया में जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना और अपने आप पर संयम रखना। विराट, मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी इन फालतू की बातों से, आप हो सके तो मुझे रास्ता दिखा दो। विराट को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये कोई पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है। अब वह जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जाना चाहता है। अगर किसी को विराट वहां नहीं दिखा तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा जी, मेरे मालिक, आप कहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। विराट बाबा के शरीर को देखता है, देखने में दुबला पतला है। बस सोचता है, बाबा भले ही पागलों की जैसी बात कर रहा है, पर मैं इसे परेशान नहीं कर सकता। विराट, नहीं, आप मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाबा विराट के मन की बात जानते हुए बोलते हैं, मेरे मालिक, आप मेरे दुबले दिखने वाले शरीर पर मत जाए, इस शरीर में इतनी जान है कि कोई बड़े से बड़ा पहलवान मेरे सामने नहीं टिक सकता। बोलते हुए बाबा विराट की तरफ जाता है और विराट की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। विराट को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा करता है। विराट सोचता है, बाबा सच में पागल हो गया है, पर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको साबित कर सकता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराट भी बाबा की पीठ पर बैठ जाता है। विराट के बैठते ही बाबा विराट से बोलता है, मालिक, थोड़ा जोर से पकड़कर बैठना। फिर बाबा खड़ा होकर ट्रेन की स्पीड से भागने लगता है। विराट हवा की सनसनाती आवाज को साफ तौर से सुन सकता है। विराट को ऐसा लगता है कि वह किसी बाइक पर बैठा है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो। विराट बाबा की स्पीड को देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये बाबा सच तो नहीं बोल रहा था? कहीं मैं वैम्पायर किंग तो नहीं हूँ? मुझे अब सतर्क रहना पड़ेगा, अगर ये सच हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विराट इतना सोचता ही है कि बाबा रुक जाता है और बोलता है, मेरे मालिक, हम आ गए। विराट चौंकते हुए बाबा की पीठ से उतर जाता है। वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। तब बाबा दोबारा बोलते हैं, मेरे मालिक, कोई परेशानी है? विराट, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपका नाम क्या है? बाबा बोलता है, मेरे मालिक, मुझे वैम्पायर की दुनिया में अमर सिंह के नाम से जानते हैं। विराट अपना सिर हिलाते हुए हामी भरता है और वहां से जाने लगता है। तभी अमर सिंह बोलता है, मेरे मालिक, रुकिए। अमर सिंह विराट के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से एक अंगूठी निकाल कर देते हुए बोलता है, ये लीजिए मेरे मालिक, ये आपकी अमानत। यह अंगूठी दिखने में बहुत सुंदर है, जिस पर एक लाल हीरा लगा हुआ है, जिससे हल्की सी लाल रोशनी निकल रही है। विराट हिचकिचाते हुए उस अंगूठी को अपने हाथ में लेता है। अंगूठी के हाथ में लेते ही उसकी चमक गायब हो जाती है। तभी अमर सिंह विराट के मन में उठे सवालों को शांत करते हुए बोलता है, मेरे मालिक, यह आपके पिछले जन्म की अंगूठी है। यदि यह अंगूठी आपके पास रहेगी तो आपको अपने पिछले जन्म की सारी यादें और शक्तियां जल्दी मिल जाएंगी। क्या सच में विराट ही वैम्पायर किंग है? क्या विराट उस अंगूठी को लेगा? और अगर विराट वैम्पायर किंग है तो क्या होने वाला है आगे विराट की जिंदगी में यामिनी की नई चाल? पिछले भाग में विराट को पता चलता है कि वह एक वैम्पायर किंग है, जिसे विराट नहीं मानता। अमर सिंह द्वारा विराट को अपने साथियों के पास लाया जाता है। तब अमर सिंह विराट को एक अंगूठी देता है। अब आगे विराट अंगूठी को गौर से देखता है। भले ही वह खुद को वैम्पायर किंग नहीं मानता है, पर अमर सिंह के भागने की रफ्तार को देखकर कहीं ना कहीं विराट को भी महसूस होता है कि अमर सिंह की बात शायद सही हो। यही सोचकर विराट उस अंगूठी को पहन लेता है। अंगूठी के पहनते ही अंगूठी में से एक तेज लाल रंग की रोशनी निकलती है, जो सीधा विराट के सीने में चली जाती है। उस रोशनी के अंदर जाते ही विराट अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगता है और सोचता है, इस अंगूठी में कुछ तो खास है, इसे पहनते ही मुझे अलग ही एहसास हो रहा है। तभी अमर सिंह बोलता है,
मेरे मालिक, अब तो इस अंगूठी ने भी आपको पहचान लिया है, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है आप ही हो हमारे राजा। विराट उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और बाबा की तरफ देखते हुए बोलता है, अब मुझे चलना चाहिए, अगर कोई जाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहकर विराट अपने टेंट की तरफ चल देता है। इधर अमर सिंह विराट को जाता हुआ देख रहा है। तभी अमर सिंह सोचता है कि अभी राजा को अपनी शक्तियां याद नहीं है, जब तक उन्हें अपनी शक्तियां याद नहीं आ जाती और वो खुद पर कंट्रोल करना नहीं सीख जाते तब तक मुझे ही हमारे राजा का ध्यान रखना होगा। अमर सिंह इधर सोच रहा है और विराट अपने टैंक में घुसकर अपनी जगह पर लेटकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि आज विराट बहुत ही थक चुका था। सुबह 7 बजे का टाइम है। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेंटों से बाहर निकलते हैं, लेकिन विराट अभी भी सोया हुआ है। ये बात अरुण को पता नहीं है कि विराट वापस आ गया है। अरुण तो आज ये सोचकर बहुत खुश है कि आज उसने अपना एक कांटा बाहर निकाल फेंका। अरुण आज अपनी खुशी दबा नहीं पा रहा है। अरुण जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपने उस गुंडे को कॉल लगाता है जो विराट को उठाकर लेके गए थे, लेकिन उनका मोबाइल बंद आता है तो अरुण की खुशी चिंता में बदल जाती है और बस सोचने लगता है, पता नहीं अब इन्हें क्या हो गया, फ़ोन क्यों बंद कर रखा है। उन्होंने काम तो कर दिया होगा, हाँ कर ही दिया होगा, वो मेरे सामने ही तो उस फटीचर को उठाकर ले गए थे। मैं भी क्या फालतू की बात सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूँगा। ये सोचकर अरुण अपना फ़ोन वापस रख लेता है और टेंट के पास की झील की तरफ चल देता है। वहाँ कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स हैं जो झील के किनारे बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। वहीं यामिनी भी है जो अरुण को आता देख उसे तिरछी खा जाने वाली निगाहों से देखती है, पर कहती कुछ नहीं। यामिनी तो रात में ही ये मान चुकी थी कि विराट का बचना असंभव है, क्योंकि वह भी अमर सिंह को जानती है। क्योंकि यामिनी भी एक वैम्पायर है और वैम्पायर का भी अपना अपना इलाका होता है। कोई भी वैम्पायर बिना उस इलाके के वैम्पायर मालिक की अनुमति के बिना उसके इलाके में नहीं जा सकता। वैसे भी अमर सिंह आसपास के सभी इलाकों के वैम्पायर में सबसे अधिक उम्र का है, मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। इसी कारण यामिनी को कल रात विराट को छोड़कर वापस आना पड़ा। यामिनी राय सोचती है कि अब तक तो विराट अमर सिंह का खाना बन गया होगा। अमर सिंह वैसे तो किसी इंसान का खून नहीं पीता, वह जंगल में जानवरों का ही खून पीता है, लेकिन जो इंसान उसके इलाके में चला जाए तो वो वापस भी नहीं आता। लगता है विराट की किस्मत ही खराब है। यामिनी इधर सोचने में बिजी थी, उधर विराट भी जाग गया और अपना मुंह धोकर वो भी झील की तरफ आता हुआ सोचता है, मैं ये बात नितिन को बताऊं या नहीं, अगर बता भी दूं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास करेगा। जो होगा देखा जाएगा, मैं ये बात अभी किसी को नहीं बता सकता। ऐसा सोचते हुए विराट झील के पास पहुंचता है। विराट के झील पर पहुंचते ही विराट को नितिन, अरुण और यामिनी एक साथ देखते हैं, पर तीनों का रिएक्शन अलग अलग है। जहां एक और नितिन विराट को देखकर खुश है तो वहां दूसरी ओर अरुण गुस्सा और नाराजगी के साथ देख रहा है, लेकिन तीसरी यामिनी विराट को देखकर अचंभे में है। विराट नितिन के पास आता है और उसके पास बैठकर झील के नज़ारे का आनंद लेता है। तभी यामिनी सोचती है कि लगता है इस लड़के की किस्मत सच में बहुत अच्छी है, जो अमर सिंह के इलाका से जिंदा वापस आ गया। अब तो इसके साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी, यही तरीका है जिससे मैं इसका राज जान सकूं। मेरी दिलचस्पी इस लड़के में और बढ़ती जा रही है, मुझे जल्दी ही इसके बारे में जानना होगा। सोचते हुए यामिनी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। यामिनी अपने हाई हील के सैंडल पहने हुए अपनी अदाओं का जादू बिखेरते हुए विराट की तरफ चल रही है। जैसे ही वह विराट के पास पहुंचती है, वैसे ही यामिनी जानबूझकर अपना पैर टेढ़ा कर देती है, जिससे वह विराट की बाहों में गिर जाती है। देखने वालों को ये लगता है कि ये सब यामिनी का पैर मुड़ जाने से हुआ है, पर असली बात तो यामिनी के अलावा कोई और नहीं जानता। जैसे ही यामिनी विराट की बाहों में गिरी, विराट भी हड़बड़ाते हुए यामिनी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अब यामिनी का चेहरा विराट के चेहरे के बिल्कुल सामने है। थोड़ी देर के लिए विराट भी भूल जाता है कि वहाँ कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है, वह तो बस यामिनी के सुंदर चेहरे को देख रहा है। यामिनी को विराट की बाहों में गिरता देख वहाँ खड़े लड़के जलने लगते हैं और सोचते हैं, क्या किस्मत है साले की, खुद स्वर्ग की अप्सरा इसकी बाहों में आ गई, काश हमारी भी किस्मत इसके जैसे होती। ये सीन देखकर अरुण भी जलने लगता है। वह सोचता है, ये साला फटीचर करना क्या चाहता है। एक तरफ तो कल्पना के पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ इस यामिनी को भी अपनी बाहों में ले रखा है। तभी यामिनी नाटक करते हुए विराट से अलग होती है और अपने पैर को दबाते हुए उदास होने का नाटक करते हुए दर्द भरे अंदाज में कहती है, ओह मेरा पैर, आउच, बहुत दर्द कर रहा है। बोलते हुए रोने का नाटक करने लगती है। विराट भी उसे दर्द में देख बोलता है, ज्यादा लग गई क्या यामिनी, ज्यादा, बहुत ज्यादा लगी है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है शायद। विराट, तुम चिंता मत करो, पूनम मैम हमारे साथ पहले ही एक डॉक्टर को लेकर आए हैं, वो तुम्हारे पैर की जांच कर लेंगे। यामिनी डॉक्टर का नाम सुनकर पहले तो चुप हो जाती है, फिर बहाना मारते हुए कहती है, शायद मोचाई है, तुम मुझे मेरे टैंक तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। मैं दवा साथ लेकर चलती हूँ, दवा मेरे टैंक में है। विराट पहले तो इधर उधर देखता है, फिर नितिन उसे ज्यादा सोचते हुए देखकर बोलता है, इतना क्या सोच रहा है, जा ले जा इसे, देख तो बेचारी कितनी परेशान है, दर्द भी हो रहा है। नितिन की बात सुनकर विराट यामिनी का एक हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए खड़ा करता है और यामिनी को लेकर उसके टेंट की ओर चलने लगता है।
यामिनी भी पैर में दर्द होने का नाटक करते हुए लंगड़ा कर चलती है। जैसे तैसे विराट यामिनी को उसके टैंक में ले जाकर लिटा देता है। तब यामिनी अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो वहाँ वो बैग दिख रहा है, उसके साइड वाली पॉकेट में एक ट्यूब है, उसे ले आओ प्लीज़। विराट भी उसकी बात मानकर उसके बैग से ट्यूब निकालकर यामिनी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन यामिनी उसे ना लेते हुए अपनी आंख बंद करके लेटी रहती है। विराट उसे आवाज़ देते हुए बोलता है, यामिनी ये लो ट्यूब। यामिनी दर्द का नाटक करते हुए अपनी आंख खोलती है और ट्यूब लेते हुए सोचती है, अब इतना नाटक बहुत है, वरना इसे शक भी हो सकता है अगर मैंने इसे ही ट्यूब लगाने को बोला तो पता नहीं क्या सोचेगा। तो क्या यामिनी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी, और क्या विराट और यामिनी की नज़दीकी बढ़ पाएगी, और अरुण अपनी चाल नाकामयाब होने पर अब कैसी नई चाल चलेगा। विराट को हुई खून की तलब। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे यामिनी विराट के साथ दोस्ती करने के लिए नाटक करती है और उसका नाटक थोड़ा सफल भी हो जाता है। यामिनी विराट को अपने टैंक में ले जाकर उससे ट्यूब मंगाती है। अब आगे यामिनी विराट के हाथों से ट्यूब लेकर अपने हाथ से ही लगाने लगती है। उस दौरान भी यामिनी ट्यूब लगते हुए दर्द होने का नाटक जारी रखती है। विराट भी वहां खड़ा खड़ा सब देख रहा होता है, पर विराट को नहीं पता है कि ये सब यामिनी नाटक है। ट्यूब लगाने के बाद यामिनी बेचारी नज़रों से विराट की ओर देखते हुए बोलती है, विराट मेरा एक काम और कर दो प्लीज़, मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। विराट भी यामिनी की भोली भाली शकल देख के उसके लिए पानी की बोतल ले आता है, तो यामिनी विराट को थैंक यू बोलते हुए पानी की बोतल ले लेती है। तभी वहां पर पूनम मैम आ जाती है और वो थोड़ी दया दिखाते हुए बोलती है, यामिनी तुम ठीक तो हो, तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द तो नहीं है? अगर तुम कहो तो मेडिकल टीम को बुलाऊं? नहीं मैम, अब इतना दर्द नहीं है, मैंने ट्यूब लगाया है। वो तो अच्छा हुआ जो गिरते वक्त विराट ने पकड़ लिया, तो ज़्यादा चोट नहीं है। यामिनी अपने मुंह पर थोड़ा सा गंभीर भाव लाते हुए कहती है। पूनम मैम विराट की ओर देखते हुए बोलती है, गुड जॉब विराट। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। विराट भी थोड़ा सा मुस्कराते हुए बोलता है। पूनम मैम यामिनी की तरफ देखते हुए बोलती है, यामिनी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वापस भेज सकते हैं, पैर में चोट लगने से अब तुम यहाँ घूम तो सकती नहीं, परेशान ही रहोगी। तभी यामिनी थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे यार ये मैम भी ना पता नहीं क्या सोच रही है, मुझे तो विराट के साथ दोस्ती करनी है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी यामिनी अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोलती है, नहीं मैम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी दर्द नहीं है, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। पूनम मैम ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, पर अपना ध्यान रखना और कोई परेशानी हो तो बता देना। यामिनी ठीक है मैम। पूनम मैम अब तुम आराम करो, कोई काम हो तो कॉल कर देना। कहते हुए पूनम मैम वहाँ से चली जाती है। विराट भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, तो यामिनी बोलती है, विराट सुनो। विराट भी पीछे मुड़कर देखता है। तभी यामिनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, आज के लिए थैंक यू। विराट भी मुस्कराते हुए जवाब देता है, योर वेलकम, और विराट वहां से चला जाता है। विराट यहाँ यामिनी को छोड़ने आता है, लेकिन वहां झील के किनारे अलग ही माजरा चालू है। अरुण बहुत ही गुस्से में दिख रहा है, वह बार बार किसी को कॉल लगा रहा है, लेकिन फ़ोन पर एक ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। इस आवाज़ को सुनकर अरुण का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गुस्से में अपने आप से कहता है, ये साले कहाँ मर गए, दोनों में से किसी का भी फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? जब वो मेरे सामने इस फटीचर को उठाकर लेके गए थे तो ये साला वापस कैसे आ गया, और उनका क्या हुआ? मुझे जानना है आखिर ये साला वापस कैसे आ गया। मैं इस फटीचर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात कल्पना की नहीं, मेरी ईगो की है। साला आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने जो चाहा वही हुआ है, और ये साला फटीचर हर बार बच के निकल आया। मैं भी देखता हूँ ये कब तक बचेगा मुझसे। अरुण ये सब सोच ही रहा है कि विराट यामिनी को छोड़कर वापस से झील के किनारे आ जाता है। जैसे ही वह नितिन के पास आता है, वहां पर राज और कुलदीप भी है। वो तीनों विराट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। विराट उनकी मुस्कान का मतलब समझ जाता है, लेकिन वो उन तीनों को कोई सफाई नहीं देता। फिर भी नितिन तो नितिन है, वह विराट की मजे लेते हुए बोलता है, हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है? देखने में भी अच्छा हूँ, दिल का साफ हूँ, लेकिन मेरी बाहों में आज तक कोई लड़की क्यों नहीं गिरी? हे भगवान, मुझे आज इंसाफ चाहिए, बोलकर नितिन विराट की तरफ हंसते हुए देखता है। विराट की बात सुनकर राज और कुलदीप भी हंसने लगते हैं, लेकिन विराट थोड़े सा गुस्सा दिखाते हुए नितिन की ओर देखता है और कहता है, हो गया तेरा या और भी कुछ बाकी है? नितिन क्या हो गया भाई, मैं तो भगवान से जवाब मांग रहा हूँ, कहकर हंसने लगता है। विराट नितिन की बात सुनकर वहां से जाने के लिए खड़ा होने लगता है। तभी नितिन उसका हाथ पकड़कर बैठा लेता है और कहता है, गुस्सा मत हो मेरी जान, अब कुछ नहीं कहूँगा, वैसे जा कहाँ रहा था तू? अभी यामिनी के पास, बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। तो विराट थोड़ा चिढ़ जाता है। तभी राज अपने हाथों से रोकने का इशारा करते हुए बोलता है, बस कर यार, अब छोड़, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा उस बारे में, ठीक है?
तीनों राज की बात पर सहमति में अपना सिर हिला देते हैं और फिर चारों दोस्त नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ बैठी है, जिसके एक हाथ में एक एप्पल और दूसरे हाथ में एक चाकू है। वह अपनी दोस्तों के साथ बात करने में इतनी खो जाती है कि वह अपना एप्पल काटते हुए अपनी उंगली भी काट लेती है, जिससे वह लड़की थोड़ी सी चीखती हुई बोलती है, आउच, ये क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, पागल हो गई है क्या? एप्पल के चक्कर में अपनी उंगली ही काट ली। मेरा ध्यान तुम लोगों की बातों पर था, मेरा ध्यान ही नहीं रहा और ये हो गया। वह लड़की बोलती है जिसकी उंगली कट गई है। दूसरी लड़की, चल अब इस पर कुछ लगा ले वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। पहली लड़की, हाँ चल। फिर वो दोनों लड़की टैंक की ओर चल देती है। वे लड़कियां विराट और उनके दोस्तों के पास से गुजरती हुई चली जाती है। लेकिन जब विराट को खून की गंध आती है तो वह घबराने लगता है, उसका मन मचलने लगता है। तभी विराट नितिन से बोलता है, नितिन मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तू यहाँ के मजे ले, मैं आता हूँ। नितिन, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? विराट अपनी फीलिंग को दबाते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, तू रुक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर विराट वहां से चला जाता है। वहीं नितिन भी ज्यादा नहीं सोचता और राज कुलदीप के साथ बैठा रहता है। विराट उन लड़कियों का पीछा करने लगता है, पर विराट को खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वह उन लड़कियों का पीछा क्यों कर रहा है। तभी विराट अपने आप से बोलता है, मुझे हो क्या रहा है, मैं उस लड़की की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी जाके उस लड़की के हाथ से टपकते हुए खून को पी लूँ। विराट सोचते हुए उन लड़कियों का पीछा करते हुए उनके टेंट के पास आ जाता है और उन लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगता है। इस वक्त विराट का पूरा ध्यान लड़की की उंगली से टपकते हुए खून की तरफ है। विराट अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वह अपना ध्यान टपकते हुए खून से नहीं हटा पा रहा है। विराट के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसकी उत्तेजना और बढ़ जाती है। लेकिन अब उस लड़की ने अपना खून पट्टी से पहुंचकर अपनी उंगली पर पट्टी कर ली है। अब उसकी उंगली से निकलता हुआ खून बंद हो गया है। लेकिन अब विराट का ध्यान उस लड़की की उंगली से हटकर उस पट्टी पर चला जाता है जिस पर उस लड़की का खून लगा हुआ है। कुछ देर बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती है। विराट छुपकर उन लड़कियों के टैंक में घुस जाता है और वहां एक कोने में पड़ी उस पट्टी को देखने लगता है और सोचता है, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं इस खून से सने इस कपड़े को क्यों देख रहा हूँ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? तभी विराट उस कपड़े की तरफ जाता है और उसे उठा लेता है। उस कपड़े को अपने हाथ में लेते ही विराट को खून की गंध और तेज आने लगती है। विराट उस कपड़े को अपनी नाक के पास लाता है और उसे पागलों की तरह लंबी सांस लेते हुए सूंघता है। आखिर क्यों कर रहा है ये सब विराट? क्या विराट को ऐसा क्रिया देख कोई देख लेगा? क्या विराट अब खून का प्यासा हो जाएगा? विराट और अमर सिंह की लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स पिछले भाग में आपने पढ़ा कि विराट कैसे उस लड़की का पीछा करता है जिसकी उंगली से खून टपक रहा होता है। विराट उन लड़कियों के पीछे उनके टैंक तक चला जाता है। फिर उन लड़कियों के जाने के बाद विराट वहां पड़े कपड़े को जो खून से सना हुआ है उस हाथ में लेकर सूंघने लगता है। अब आगे जोड़ या घटाव। विराट उस खून से सने हुए कपड़े को सूंघता है तो उसके शरीर में एक सिहरन सी उठती है, जिससे विराट ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही है। उसके मुंह के आगे के 4 दांत बड़े होते जा रहे हैं। विराट के मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। विराट खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है। वह इधर उधर देख रहा है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसे जब यकीन हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा तो विराट टेंट के पीछे से जंगल की ओर भाग जाता है। वह अपने इस रूप में किसी के सामने नहीं आना चाहता। इस समय विराट की स्पीड चीते से भी अधिक है। जहां से विराट गुजरता है वहां एक हवा का तेज झोंका निकलता दिखाई देता है। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंच जाता है तो विराट अपना मुंह आसमान की ओर करके बहुत तेज दहाड़ता है। उसके आगे के 4 दांत अब 2 इंच बड़े हो गए हैं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल है। वह खड़ा खड़ा बहुत तेज हौंफ रहा है, लेकिन अभी भी वो खून से सना कपड़ा विराट के हाथ में है। वह उसे अपने मुंह से चखने वाला होता है कि वहां अमर सिंह आ जाता है। अमर सिंह विराट पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि ऐसा होगा। आखिर कोई वैम्पियर अपने खून की प्यास को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता है। जैसे ही अमर सिंह विराट के चीखने की आवाज सुनता है वह तुरंत ही विराट की ओर आ जाता है। अमर सिंह विराट के हाथ से वह कपड़ा छीनते हुए बोलता है, मेरे मालिक, मुझे पता है आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा। जब तक अमर सिंह अपनी बात पूरी करता तब तक विराट अमर सिंह के हाथ से कपड़ा छीनते हुए अमर सिंह को धक्का देता है और अमर सिंह की ओर लाल भरी आंखों से घूरते हुए अपने नुकीले दांतों को बाहर निकालता हुआ दहाड़ता है, जैसा कि विराट अभी अमर सिंह को खा जाएगा। इस समय विराट बिल्कुल भूखे शेर की तरह लग रहा है, लेकिन अमर सिंह अपने मालिक को ऐसे खून का प्यासा होता नहीं देख सकता, इसलिए अमर सिंह भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अमर सिंह भी अपने नुकीले दांत निकालते हुए विराट की ओर दहाड़ता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए हवा में छलांग लगा देते हैं। हवा में ही उन दोनों का मुक्का एक दूसरे के सीने पर जाकर लगता है तो एक धम्म की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अमर सिंह विराट की ताकत से चौंक जाता है और वह सोचता है, मालिक अभी पूरी तरह वैम्पायर किंग नहीं बने हैं, फिर भी उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, पर मुझे कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा।
उधर टैंक में नाटक करके लेटी हुई यामिनी को अमर सिंह और विराट के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे जाती है, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है। वैम्पायर की देखने, सुनने और सूंघने की शक्तियाँ किसी आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। आवाज़ सुनकर यामिनी अपने आप से कहती है, ये तो किसी वैम्पायर की आवाज़ है, लेकिन ये दो आवाज़ें हैं जिनमें शायद एक तो अमर सिंह की होगी, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है इस आसपास के इलाके में मेरे और अमर सिंह के अलावा कोई तीसरा वैम्पायर नहीं है, मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर यामिनी अपने बिस्तर से खड़ी होती है। वह पहले तो इधर उधर देखती है कि यहाँ कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है तो वह बिजली की तेजी से आवाज़ की तरफ भागने लगती है। थोड़ी ही देर में वह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से आवाज़ आती है। वहाँ जाकर यामिनी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और आगे का नज़ारा देखने लगती है। वह देखती है कि उसके थोड़ी दूरी पर दो वैम्पायर लड़ रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि उनमें से एक अमर सिंह है और दूसरा विराट है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। वह मन में सोचने लगती है, मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़का कोई इंसान नहीं है, पर ये वैम्पायर होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये अमर सिंह से क्यों लड़ रहा है, इसे मरना है क्या। यामिनी ये सब सोच रही है। वहीं दूसरी ओर विराट और अमर सिंह की लड़ाई चालू है, लेकिन विराट अब थकने लगा है। विराट भले ही ताकतवर हो गया है पर उसे लड़ने का अभी अनुभव नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर अमर सिंह विराट को नीचे पटक देता है और विराट से खून से सना कपड़ा छीन लेता है। विराट भी अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांत होने की बाद विराट जमीन पर पड़े पड़े कुछ बोलना चाहता है, तभी अमर सिंह विराट को इशारे से रोक देता है, क्योंकि अमर सिंह को एहसास हो जाता है कि उन्हें छुपकर कोई देख रहा है। तभी अमर सिंह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अब बाहर आ जाओ, छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम हमें छुप छुप कर देख रही हो। अमर सिंह की आवाज़ सुनकर पहले तो यामिनी डर जाती है, लेकिन अब यामिनी वहां से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि यामिनी को पता है कि अमर सिंह को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। यामिनी धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलती हुई अपनी गर्दन को झुकाकर अमर सिंह के सामने खड़ी हो जाती है। तब अमर सिंह उससे पूछता है, कौन हो तुम। मैं राय फैमिली से यामिनी राय। यामिनी झिझकते हुए अटक अटक कर जवाब देती है। तो अब क्या होगा, क्या अमर सिंह यामिनी को ऐसे ही जाने देगा। क्या यामिनी को पता चल जाएगा कि विराट एक वैम्पायर किंग है। विराट यामिनी की हुई दोस्ती। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह अमर सिंह विराट को इंसान का खून चखने से रोकता है। उसी दौरान यामिनी भी चुपके से वहां पर पहुंच जाती है। तब यामिनी को पता चलता है कि विराट भी एक वैम्पायर है। यामिनी का पता अमर सिंह को चल जाता है। यामिनी अमर सिंह को अपना परिचय हकलाते हुए देती है। अब आगे यामिनी की बात सुनकर अमर सिंह चिढ़ जाता है और घमंड भरे लहजे में कहता है, ओह, तो तुम देहरादून वाले राय परिवार से हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें यहाँ होना चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारा क्या कहना है। यामिनी अमर सिंह की बात सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे भी पता है वह बिना बुलाए किसी भी दूसरे वैम्पायर के इलाके में प्रवेश नहीं कर सकती। अमर सिंह की बात से यामिनी को अपनी गलती याद आ जाती है और अपना सिर झुकाते हुए बोलती है, माफ़ कीजिए अमर सिंह जी, मेरा यहाँ आने का कोई भी गलत इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ कहते हुए रुक जाती है। मैं तो सिर्फ क्या, अमर सिंह यामिनी पर झल्लाते हुए बोलता है। यामिनी अमर सिंह की रौबदार आवाज़ सुनकर कांपने लगती है। अब वह अमर सिंह से झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है, मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आई हूँ ट्रिप पर। मुझे थोड़ी देर पहले 2 वैम्पायर्स की दहाड़ने की आवाज़ आई, तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि आपके इलाके में कौन दूसरा वैम्पायर आ गया। मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए यामिनी विराट की तरफ देखती है। विराट भी यामिनी को देख रहा है और सोच रहा है कि यामिनी का वैम्पायर्स के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले तो इसके पैर में मोच आई थी, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई। तभी विराट यामिनी का पक्ष लेते हुए बोलता है, कोई बात नहीं अमर सिंह जी, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये हमारे कॉलेज से है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी अमर सिंह बोलता है, ये भी एक वैम्पायर है। अमर सिंह की बात सुनकर विराट बुरी तरह से चौंक जाता है और यामिनी को देखता रहता है। अमर सिंह इस टाइम विराट को अपना मालिक नहीं बुलाता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वैम्पायर किंग बनने से पहले ये बात किसी और को पता चले। अगर ये बात वैम्पायर्स की दुनिया में फैल गई तो विराट को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी विराट तैयार नहीं है। तभी अमर सिंह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यामिनी से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। यामिनी अपनी जान बचाने के लिए तपाक से बोल पड़ती है, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर है, आप बोलिए बस। तब अमर सिंह बोलता है, तुम विराट के कॉलेज से हो तो तुम्हें कॉलेज में विराट का ख्याल रखना होगा। विराट जी अभी खुद पर काबू नहीं रख सकते, ये खून को देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, तो तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। अमर सिंह की बात सुनकर यामिनी सोचती है, शायद ये नया ही वैम्पायर बना है, तभी खून को देखकर आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर भी अमर सिंह इसे विराट जी बोल रहे हैं, विराट को इतनी इज्जत क्यों। तभी यामिनी अपनी सोच को विराम देते हुए बोलती है, जैसा आप कहो, मैं विराट का पूरा ध्यान रखूंगी।
विराट यामिनी को बीच में टोकते हुए बोलता है, अंडरस्को तुम इस बात का पूरा ख्याल रखोगी कि मेरी पहचान किसी को भी ना पता चले कि मैं कौन हूँ। यामिनी ठीक है। तभी विराट बोलता है, अब हमें चलना चाहिए। यामिनी भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब अमर सिंह भी विराट की चिंता से मुक्त हो गया है। यामिनी अब विराट का कॉलेज में ध्यान रखेगी और बाहर अमर सिंह खुद विराट पर नजर रख लेगा। विराट अमर सिंह से इजाज़त लेकर यामिनी के साथ टेंट की ओर चल देता है। रास्ते में यामिनी को सही सलामत अपने पैरों पर चलता देख विराट को याद आता है कि यामिनी के पैर में तो मोच आई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गई। तभी विराट यामिनी से बोलता है, तुम्हारा पैर ठीक है अब। तभी यामिनी अपने नाटक को छुपाते हुए बोलती है, हाँ शायद तुम्हें नहीं पता, हम वैम्पायर्स की चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये मोच तो कुछ नहीं है, वो तो मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ थी ना, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। ओह ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। विराट थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। यामिनी चलते हुए विराट की ओर देखकर कहती है। ऐसे ही पूरे रास्ते दोनों बहुत सी बातें करते हंसते मुस्कराते अपने टेंट की ओर पहुंच जाते हैं। तभी यामिनी को कुछ याद आता है और वह लंगड़ाकर चलने लगती है और विराट से कहती है, यहाँ आओ मेरे पास, मुझे सहारा देकर चलो, मुझे अभी अपना नाटक चालू रखना पड़ेगा। और मुस्कराने लगती है। विराट भी उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और यामिनी के टेंट की ओर चलने लगते हैं। तभी उनको साथ में जाते हुए अरुण देख लेता है। उन्हें साथ में इतना पास हंसते मुस्कराते देख अरुण को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और अपने आप से कहता है, और खुश हो ले फटीचर, पर मैं ये मुस्कान तेरे मुंह पर ज़्यादा देर नहीं रहने दूंगा। कहकर वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी से बात करने लगता है और दूसरी तरफ यामिनी और विराट टैंक में आ जाते हैं। तब यामिनी सुकून की लंबी सांस लेते हुए बोलती है, चलो अच्छा है मैं सही से आ गई, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर अमर सिंह को कैसे जानते हो? विराट, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। यामिनी विराट की बात पर मुंह बनाते हुए बोलती है, ठीक है मत बताओ, पर आज से हम दोस्त हैं, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे पास रहना होगा। विराट यामिनी की बात पर अपना सिर हिला देता है और मुस्कराते हुए बोलता है, तुम अभी आराम करो, तुम्हारे पैर में मोच है ना, मैं नितिन के पास जा रहा हूँ। यामिनी भी अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगती है। फिर विराट वहां से चला जाता है। दिन भर विराट नितिन, राज और कुलदीप से साथ रहता है और शाम को सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिर किसे कॉल किया था अरुण ने? अब क्या करेगा अरुण? क्या अब यामिनी और विराट के बीच नज़दीकियां बढ़ जाएगी? कल्पना और यामिनी की जंग। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह यामिनी को विराट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यामिनी भी खुशी खुशी विराट का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। यामिनी और विराट दोस्ती के रास्ते पर चल पड़े हैं। अंत में सभी स्टूडेंट्स कॉलेज वापसी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आगे, इस बार यामिनी विराट वाली बस में ट्रिप खत्म होने के बाद कॉलेज वापस जाने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि अब तो उसे विराट के पास रहने का एक तरह से सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिससे विराट भी मना नहीं कर सकता। यामिनी भी विराट के बारे में और जानना चाहती है। यामिनी बार बार विराट की ओर देखती है, जिसे कई लड़के और लड़कियां नोटिस कर रहे हैं, जिनमें से नितिन भी है। भाई एक बात बता, तेरा यामिनी के साथ कुछ हुआ है क्या? नितिन इस टाइम विराट के पास बैठा हुआ है, वो अपनी भावना को और नहीं रोक सकता, तो उसने विराट से पूछ ही लिया। विराट अपनी आईब्राउ को ऊपर चिढ़ाते हुए पहले तो नितिन की ओर देखता है, फिर यामिनी की ओर, फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, इस बात से क्या मतलब है तेरा? कहना क्या चाहता है? तुझे पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब बना मत मुझे और बता क्या सीन है। आईब्राउ को ऊपर नीचे करते मुस्कराते हुए नितिन विराट से बोलता है। उसकी बात पर विराट चिढ़ते हुए बोलता है, पागल है क्या, मेरा कोई सीन नहीं है उसके साथ। नितिन भी जानता है कि विराट उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए अब नितिन भी विराट से कुछ नहीं पूछता। विराट भी अपनी आंख बंद करके आराम करता है। शाम 9 बजे तक सभी स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। सफ़र से थके होने के कारण सो जाते हैं। अगला दिन कॉलेज। आज कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स खुश है, वो अपनी ट्रिप के बारे में ही बातें कर रहे हैं, जिनमें से एक हॉट न्यूज़ ज़्यादा फैली हुई है और वो न्यूज़ है यामिनी और विराट। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में यामिनी और विराट की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। इस बात का किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि यामिनी और विराट के बीच में कुछ हो सकता है। विराट रोजाना की तरह कॉलेज आया है, पर वह इन बातों से अनजान है। जैसे ही वह क्लास में एंटर करता है तो क्लास में बैठे स्टूडेंट्स विराट को देखने लगते हैं। ये बात विराट को भी अजीब लगती है, पर विराट इग्नोर कर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर इसी तरह क्लास भी खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद विराट कैंटीन चला जाता है और एक सीट पर खाना लेकर खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो विराट से उसके साइड वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बड़ी मधुर आवाज में बोलती है, कैन आई सिट हियर? विराट अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है, जिसके लंबे बाल, गाल पर बालों की एक लट, नाक में बाली, हल्की भूरी आंखें, लाइट पिंक रंग की लिपस्टिक, लाल रंग के सूट सलवार पहने खड़ी है, जिसे देखकर विराट एक बार तो उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वो लड़की लग ही इतनी सुंदर रही है।
हेलो, कैन आई सिट हियर? वो लड़की अपनी गाल पर आईलेट को कान के पीछे करते हुए दोबारा बोलती है। अब विराट हाँ में सिर हिला देता है तो वो लड़की विराट के पास बैठ जाती है और बोलती है, शायद तुम मुझे भूल गए हैं ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। विराट उसे जवाब देता है। वो लड़की बोलती है, अच्छा है, नहीं भूले, वरना मुझे यहाँ से खड़ी होके जाना पड़ता। और मुस्कराने लगती है। विराट भी हल्का सा मुस्करा देता है। तभी वो लड़की पूछती है, तुम कॉलेज ट्रिप पर गए थे? विराट हाँ में अपना सिर हिला देता है, फिर पूछता है, तुम क्यों नहीं गई? वो लड़की, मुझे कुछ काम था इसलिए जाना नहीं हुआ। तभी वहां पर यामिनी भी आ जाती है। यामिनी उस लड़की को वहां बैठी देख चौंक जाती है, पर वो उसे इग्नोर करती हुई विराट के साइड वाली सीट पर जाकर फुल एटीट्यूड में बैठ जाती है, जिससे उस लड़की के साथ साथ विराट भी चौंक जाता है। और विराट यामिनी को सवालिया भरे अंदाज से देखता है, मानो वह उससे पूछ रहा हो, क्या है भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यामिनी विराट का इशारा समझते हुए बोलती है, क्या यार, मैं भी खाना खाने आई हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती? विराट यामिनी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी यामिनी उस लड़की से पूछती है, तुम्हारा नाम कल्पना शुक्ला है ना? बाय द वे, माय नेम इज़ यामिनी राय। जो लड़की पहले विराट के पास आकर बैठी थी वह और कोई नहीं कल्पना थी। कल्पना यहाँ ऐसे ही नहीं आई थी। जब से कल्पना ने विराट को पहली बार लाइब्रेरी में नितिन के साथ देखा था, तब से कल्पना विराट को पसंद करती है। और फिर दोबारा जब वो कैंटीन में टकराए तो विराट का अच्छा व्यवहार देख के विराट को ज़्यादा पसंद करने लगी थी। लेकिन आज उसने कॉलेज ट्रिप वाली विराट और यामिनी की बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया और विराट के पास आ गई। हाँ, मेरा नाम कल्पना शुक्ला ही है, बोलकर कल्पना खाना खाने लगती है। अब यामिनी को यहाँ विराट के पास आकर बैठा देख कल्पना को यकीन होने लगा है कि कॉलेज में जो बात फैली है वो सही है। और इधर यामिनी भी कहीं ना कहीं विराट के बारे में और जानने के चक्कर में विराट को पसंद करने लगी है। तभी तो वो भी किसी की परवाह किए बिना विराट के पास आकर बैठ जाती है। अब कैंटीन में विराट वाली टेबल का माहौल कुछ गर्म होने लगा है। कल्पना और यामिनी एक दूसरे को घूरते हुए खाना खा रही है, लेकिन विराट इन सब बातों से अनजान है। अब इन सब बातों से एक बात तो पक्की है कि अब कल्पना और यामिनी के बीच विराट को लेकर जंग छिड़ चुकी है। तो क्या होगा इस जंग का रिजल्ट? क्या कल्पना दे पाएगी यामिनी को मात? अब आगे कैंटीन का माहौल गर्म है। पास में बैठे हुए लड़के लड़की भी आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे भाई, मैं ये क्या देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? अपने पास बैठे लड़के से पूछता है। नहीं भाई, मैं भी वही देख रहा हूँ जो तू देख रहा है। आज एक फटीचे के पास कॉलेज की 2 सबसे हॉट लड़कियां बैठी है। उस लड़के के पास में बैठा दूसरा लड़का बोलता है। सभी लड़के ऐसी ही बात कर रहे हैं। उन बातों को विराट आसानी से सुन सकता है, पर विराट बिना कोई रिएक्शन दिए अपना खाना खा रहा है। तभी कल्पना अपना खाना खाने के बाद विराट की ओर देखते हुए बोलती है, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं लाइब्रेरी जा रही ही हूँ। ठीक है, जाओ, विराट बोलता है। कल्पना वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे जाना पड़ता है और जाते हुए सोचती है, क्या यार, मैं भी पागल हूँ, मुझे विराट से लाइब्रेरी साथ चलने के लिए पूछना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए कल्पना लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। इधर यामिनी अभी भी विराट के पास बैठी है। तब विराट यामिनी से बोलता है, अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, ठीक है? तभी यामिनी बोलती है, मैं भी चलाती हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान जो रखना है। विराट थोड़ा से झेपते हुए बोला, अरे, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ? हॉस्टल? वहाँ मैं अपना ध्यान रख लूँगा, ठीक है। यामिनी न चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और विराट हॉस्टल की ओर निकल जाता है। वहीं हॉस्टल के बाहर एक ब्लैक रंग की वैन खड़ी है, जिसमें एक ड्राइवर और 2 हटे कट्टे लड़के बैठे हुए हैं, जिनके शरीर पर बहुत से टैटू गुदे हैं। उनमें से एक लड़के के चेहरे पर चाकू का एक कट लगा हुआ है, जिससे वह बहुत डरावना दिख रहा है। वह अपने पास बैठे दूसरे लड़के से बोलता है, यार, क्या हम अब इस काम के लिए ही रह गए हैं क्या? एक कॉलेज के स्टूडेंट को उठाने के लिए हमें आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दूसरा बोलता है, पता नहीं ऐसा क्या है इस लड़के में जो अरुण सर ने हमें भेजा है। फिर वो चेहरे पर कट वाला लड़का बोलता है, अगर मैं अरुण के पापा के लिए काम नहीं कर रहा होता तो मैं कभी नहीं आता किसी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। दूसरा लड़का, हाँ भाई, अब करना तो पड़ेगा। उनकी बातों को बीच में काटते हुए ड्राइवर बोलता है, देखो, ये वही लड़का है ना जो सामने से आ रहा है। वो वैन में बैठे दोनों लड़के सामने से आ रहे लड़के की ओर देखते हैं, फिर अपने मोबाइल में एक फ़ोटो से मिलाते हैं तो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। फिर वो दोनों लड़के वैन से उतरते हैं। उनमें से एक लड़का अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डालता है और दोनों उस लड़के की ओर चल देते हैं। फिर वो अचानक पीछे से उस लड़के के मुंह पर रुमाल रख देता है और उस लड़के को बेहोश कर देता है। उनमें से एक लड़का इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उन्हें कन्फर्म हो जाता है तो वो दोनों उस लड़के को उठाकर वैन में डाल देते हैं। वैन में अंदर घुसते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से वैन को ले जाता है। फिर वो शहर से बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर जाकर गाड़ी रोकते हैं और तीनों उस लड़के को उठाकर फैक्ट्री के अंदर ले आते हैं। तब उनमें से एक लड़का वहां पड़ी एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, इसके होश में आने से पहले इसे उस चेयर से बांध दो। और खुद वह लड़का साइड में जाकर अरुण को कॉल लगाता है। अरुण की कॉल उठाते ही वह बोलता है, अरुण सर।
आपका काम हो गया, हमने उसे शहर के बाहर बंद पड़ी आपकी फैक्ट्री में रखा है, अब बताइए आगे क्या करना है। फोन के दूसरी तरफ से थोड़े से गुस्से में अरुण की आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया, तुम कुछ मत करना उसके साथ, मैं वहीं आ रहा हूँ। बोलकर कॉल कट जाती है। वह लड़का फिर से अंदर आकर अपने साथियों से बोलता है, इसे कुछ मत करना, अभी अरुण सर यहीं आ रहे हैं। वो दोनों लड़के अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और अरुण के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस किडनैप किए गए लड़के को होश आता है तो वह अपने आप को किसी अनजान जगह पर चेयर से बंधा हुआ पाता है। फिर वह थोड़ा घबराते हुए इधर उधर देखता है तो उसे पास में बैठे दो लड़के दिखाई देते हैं जो बैठे हुए आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तभी चेयर से बंधा लड़का गुस्से में गर्व भरी आवाज में बोलता है, ओए, कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस लड़के की बात सुनकर दोनों किडनैपर मुस्कुराने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे, इसे तो बहुत जल्दी होश आ गया, अच्छा है। तभी चेयर पर बंधा हुआ लड़का बोलता है, आखिर हो कौन तुम और चाहते क्या हो तुम मुझसे? तभी दूसरा किडनैपर बोलता है, ठान रख भाई, तुझे सब पता चल जाएगा, और रुक थोड़ी देर। आखिर गुंडों ने किस लड़के को किडनैप किया है? क्या ये विराट है या फिर कोई और? क्या करेगा अरुण इस लड़के का? विराट को बचाया किसी ने। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह 3 गुंडे किसी कॉलेज के लड़के को उठा कर ले जाते हैं और उसे उठवाने वाला कोई और नहीं अरुण है। किडनैप हुआ लड़का गुंडों से उनके बारे में पूछता है पर वो बताते नहीं है। अब आगे, चेयर पर बंधा लड़का कोई और नहीं विराट है। जब वो कैंटीन से आ रहा होता है तो उसे ये गुंडे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके उठा लाते हैं। विराट गुस्से में झल्लाते हुए कहता है, आखिर हो कौन तुम? बताते क्यों नहीं? चाहते क्या हो तुम? तभी उन गुंडों में से एक लड़का बोलता है, अबे बोला ना, शांत रह, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अभी पता चल जाएगा हम क्यों लेके आए हैं तुझे। इतने में ही फैक्ट्री के बाहर एक शानदार ब्लैक कलर की ऑडी आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और वह सीधा तेज कदमों से चलकर फैक्ट्री में घुस जाता है। वह सीधे वहीं पहुंचता है जहां उन गुंडों ने विराट को बांध रखा है। अरुण विराट की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर तू आ जा ही गया मेरे हाथों में, बहुत परेशान किया है तूने, आज जिंदा नहीं बचेगा तू। विराट पहले तो अरुण को वहां देखकर चौंक जाता है और उसकी बातें सुनकर तो जैसा विराट को सदमा ही लग जाता है और सोचता है, क्या अरुण ने मुझे किडनैप करवाया है? लेकिन क्यों? मेरी तो इसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, आखिर चाहता क्या है ये? विराट अपने ख्यालों से निकलकर बाहर आता है और विराट की तरफ देखते हुए कहता है, अरुण, तुमने किडनैप करवाया है मुझे, लेकिन हमारी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जो तुझे किडनैप करवाने की जरूरत पड़ गई। तुझे नहीं पता तुझे क्यों किडनैप किया है? चल मैं ही बता देता हूँ। तेरी ना सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू कल्पना के आसपास रहता है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं कल्पना के इस पास मक्खी भी भटकने ना दूं। आखिर तू चीज़ क्या है? अरुण विराट पर झल्लाते हुए बोलता है। विराट अरुण की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मेरा क्या मतलब कल्पना से? मैं तो उस ठीक से जनता भी नहीं हूँ। अच्छा जी, अब तू कल्पना को जनता भी नहीं है। बहुत अच्छे, अब ऐसा है तू उसे जनता है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तू मारेगा यहाँ बस। अरुण गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है और पास में पड़ी हुए लोहे की रोड को उठाते हुए विराट की तरफ जाता है। और जैसे ही वो रोड को विराट में मारने वाला होता है, वो रोड हवा में उड़ती हुई दूर गिर जाती है। उसके साथ ही अरुण भी उड़ता हुआ दीवार पर गिर गया। वहां खड़े गुंडों के समझ कुछ नहीं आया, उन्होंने बस एक हवा का झोंका आता देखा, पर उसी हवा के झोंके ने अरुण को उड़ाकर दूर फेंक दिया। इससे पहले कि वो गुंडे कुछ और समझ पाते, इतने में एक हवा का झोंका और आया, उससे वो दोनों हटे कट्टे गुंडे हवा में गुलाटी मारते हुए वो भी दीवार से जा टकराए। अब उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो खड़े होकर कुछ कर पाए, दर्द से बिलबिलाते हुए करा रहे हैं। अब एक चाकू उड़ता हुआ आता है और वह विराट की चेयर पर आकर लगता है, जिससे विराट पर लगी रस्सी कट जाती है और विराट आज़ाद हो जाता है। अब विराट ये सोचने में अपना टाइम खराब नहीं करता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। वह रस्सी को हटा के सीधा बाहर भागता है और सड़क पर भागते हुए एक टैक्सी को रुकवाकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ अंदर फैक्ट्री में दोनों गुंडे और अरुण थोड़ी देर बाद शांत होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विराट यहाँ से भाग चुका है। तब एक गुंडा बोलता है, अरुण सर वो भाग गया। अरुण झल्लाते हुए बोलता है, अरे भाग जाने दे, लगता है उसके साथ कोई भूत प्रेत देखा नहीं क्या, कैसे उड़ा के फेंक दिया हमें। उद्धरण चिन्ह। दूसरा गुंडा, हाँ सर लगता तो है, एक हवा का झोंका सा आया और उसके साथ हवा में ऐसे उड़े जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। हाँ अब चलो यहाँ से जल्दी से, मरना नहीं है तो। अरुण खड़ा होते हुए बोलता है और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे दीवार पर गिरने से चोट आई थी। उधर विराट टैक्सी में बैठा हुआ है और थोड़ा शांत होने के बाद वहां हुई घटना के बारे में सोचता है। विराट को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वहां हुआ क्या था, पर वह उस हवा के झोंके को धन्यवाद बोलता है जिसकी वजह से वो वहां से भागने में कामयाब रहा। नहीं तो आज विराट के हाथों से खून तो होता ही, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह इंसान का खून पी लेता, जिससे वह इंसान के खून का प्यासा हो जाता, जो एक शैतान की निशानी है।
विराट जैसे ही हॉस्टल के बाहर गाड़ी से उतरता है उसे सामने अमर सिंह दिखाई देता है, जिससे विराट के मन में शक पैदा हो जाता है। विराट अमर सिंह को देखकर सोचता है कि कहीं अमर सिंह ने तो मुझे नहीं बचाया, लेकिन ये वो सब कैसे कर सकता है? कोई वैम्पायर हवा के झोंके से किसी इंसान को कैसे उड़ा सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी अमर सिंह विराट के पास आता है और अपना सिर झुकाकर विराट से बोलता है, तो आपको क्या लगता है विराट की मदद किसने की होगी? अरुण का क्या होगा अब? क्या वह विराट को छोड़ देगा? अब आगे अमर सिंह सिर झुकाते हुए बोलते हैं कि मेरे मालिक आप ठीक हो, सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। अमर सिंह की बात सुनकर विराट समझ जाता है कि हो ना हो अमर सिंह ने हो आज मुझे छुड़ाया है। अपना शक दूर करने के लिए विराट बोलता है, आप सीधे खड़े हो जाओ, कोई देख लेगा तो परेशानी होगी। वैसे मुझे लगता है थोड़ी देर पहले आप ही थे जिसने मुझे छुड़ाया। अमर सिंह विराट की बात सुनकर पहले तो सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा मुस्कराकर कहते हैं, जी मेरे मालिक, वो मैं ही था। विराट का शक अब दूर हो गया था, तो उसने आगे पूछा, मुझे समझ नहीं आया आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? विराट की बात सुनकर अमर सिंह बोलता है, मेरे मालिक मैं कॉलेज के बाहर आपका पर नज़र रखता हूँ। उस समय भी हम आप पर नज़र रख रहे थे। हम चाहते तो आपको तभी छुड़वा लेते, लेकिन हम ये भी जानना था कि आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है। अमर सिंह की बात पर विराट अपना सिर हिलाता है। अमर सिंह आगे बोलता है, मेरे मालिक कौन था वो जिसने आपको किडनैप किया? आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी है क्या? विराट, हाँ मुझे पता तो चल गया कौन है वो, पर यह पता नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो किसी लड़की के चक्कर में ऐसा कदम भी उठा सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। विराट बोलकर सोचने लगता है और आगे कहता है, आप एक काम करो, आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ उसकी और उसकी फैमिली की आप डिटेल निकालो कैसे भी करके। अमर सिंह, इस बात की चिंता मत कीजिए मेरे मालिक, ये मेरे चुटकी बजाने जैसा मामूली काम है, आप बस नाम बताओ। विराट अमर सिंह को अरुण शास्त्री का नाम बता देता है, जिसे सुनकर अमर सिंह अपना सिर झुकाकर एक बार फिर विराट का अभिवादन करता है और चला जाता है। विराट भी अपने रूम की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अरुण अपना इलाज करवा रहा है और दर्द से कराह रहा है। डॉक्टर भी अरुण के घाव को देखकर कहता है, सर आपको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरुण दर्द से कराहते हुए कहता है, नहीं आप नहीं समझोगे, आप इलाज पर ध्यान दो। डॉक्टर, ठीक है सर। डॉक्टर अपना काम करने लगता है। ऐसा ही हाल उन दोनों गुंडों का है जो अरुण के साथ थे। थोड़ी देर में डॉक्टर उनकी पट्टी कर देता है, उनके दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन भी लगा देता है। जब थोड़ी देर बाद अरुण थोड़ा शांत होता है तो सोचता है, आखिर वो था क्या? मैं आज तक इस कुछ नहीं देखा। क्या वो कोई काला जादू था या फिर कोई भूत? इतना सोचकर अरुण अपने आसपास देखता है जैसे कि कोई भूत उसके पास ही बैठा हो। वह ऐसा सोचकर अंदर तक डर जाता है और तब तक विराट के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक वो इस हमले का इलाज ना खोज ले। अब कुछ दिनों के लिए विराट की जिंदगी में शांति है। वह कॉलेज जाता है और क्लास लेके वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद विराट कॉलेज रोज की तरह पहुंचता है तो वह देखता है कल्पना परेशान दिख रही है। उसके माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। विराट भी उसे चिंता में डूबा देख लेता है, पर वो अभी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। क्लास के बाद विराट कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो वहां भी कल्पना आ जाती है और विराट के साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। विराट भी उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करता है। कल्पना और दिन भी इसी मौके में रहती कि कब विराट अकेला मिले और वह उसके साथ कुछ समय बिताए। आज यामिनी नहीं होने की वजह से कल्पना को भी मौका मिल जाता है और वह विराट के पास बैठ जाती है। विराट कल्पना की चिंता जानने के लिए कहता है, कल्पना तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही, अगर बताना चाहती हो तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। जैसा कि कल्पना इसी मौके की तलाश में थी कि वह कैसे विराट से बात करे, अब विराट ने ही आगे से कल्पना को मौका दे दिया तो कल्पना इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जिसे मैं शेयर नहीं कर सकती, पर बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बोलते हुए कल्पना अपना अजीब सा मुंह बनाती है। विराट, कोई बात नहीं, तुम सुनाओ। कल्पना, बात यह है कि हमारी शुक्ला कंपनी और शास्त्री कंपनी में बहुत सालों की दोस्ती है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शास्त्री कंपनी के मालिक अनूप शास्त्री के बेटे अरुण शास्त्री से शादी कर लूं, पर मैं अरुण को अच्छी तरह से जानती हूं, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है जिसका लिए मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, बस यही बात है। विराट भी अरुण शास्त्री का नाम सुनकर कुछ सोचता हुआ कहता है, तारांकन, ये वही अरुण शास्त्री है जो हमारी क्लास में है। विराट की बात सुनकर कल्पना अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो क्या होगा अब आगे? और ऐसी बड़ी क्या बात है जिसकी वजह से कल्पना को शादी करनी पड़ रही है? क्या विराट कल्पना की इसमें कोई मदद कर पाएगा?